जैसे ही अभिमन्यु अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर समर की पीठ पर वार करने वाला होता है, समर अपने चक्रों को जागृत करने से आई शक्तियों को इकट्ठा कर अपना पैर जोर से जमीन पर रखता है। उसके पैर की ताकत इतनी थी कि जहां वह पैर रखता है उस जगह 5 सेंटीमीटर का गड्ढा हो जाता है और अभिमन्यु धड़ाम से कोने में गिर जाता है। ये सब देखकर शांत पैलेस में बैठे लोग कुर्सी से उठकर अपनी जगह छोड़ देते हैं। समर का इस तरह से पैर रखकर जमीन में गड्ढा कर देना और अभिमन्यु को बिना हाथ लगाए उसे जख्मी कर देना, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने सिर्फ अपने पैर से उस जगह भूकंप ला दिया हो। ये सब देखकर लोग डर चुके थे। अभिमन्यु बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वही दूसरी ओर खड़ा बलवंत सिंह, जिसे अभिमन्यु को लेकर इतना घमंड था कि वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि समर जैसा भद्दा दिखने वाला साधारण व्यक्ति अभिमन्यु जैसे हटे कट्टे मार्शियल आर्टिस्ट को एक झटके में बुरी तरह घायल कर देगा। उसका घमंड ये देखकर चूर चूर हो जाता है। समर जमीन पर बेहोश पड़े अभिमन्यु के पास आता है और उससे कहता है, मैंने कहा था ना, मेरा मूड ठीक नहीं है। मेरी बात मान लेते तो शायद तुम्हारा ये हश्र ना होता। इतना कहकर वह अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए वहां खड़े सारे लोगों को देखता है। कोई समर की आंखों में आंखें डालकर उसे नहीं देख पाता, सभी लोग अपना चेहरा नीचे झुका लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ खड़ी कीर्ति लाल अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए समर को ऐसे देखती है जैसे उसने उस इंसान को देख लिया हो जिसका वह सालों से इंतजार कर रही थी। समर भी कीर्ति की तरफ मुस्कुराता है। कुछ देर बाद समर अपने दोनों हाथ पीछे की ओर बांधता है और अपने मुंह से सीटी बजाते हुए शांत पैलेस से चला जाता है। जैसे ही समर चला जाता है, बलवंत सिंह अभिमन्यु के पास जाकर उसे कहता है, सर आप ठीक तो है ना? प्लीज अपनी आंखें खोलिए, मुझसे बात कीजिए। अभिमन्यु बुरी तरह घायल और बेहोश था। वह बलवंत सिंह की बातों का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। इतने में ही वहां खड़े हुए लोगों को एक अजीब सी गंध आने लगती है। वह देखते हैं कि कोने में बैठा हुआ अमन सक्सेना अपनी पैंट गीली कर चुका था। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसने कोई डरावना भूत देख लिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे। बलवंत सिंह चिराग मित्तल के पास आता है और उसकी कॉलर पकड़कर उससे पूछता है, कौन था वो? बताओ मुझे, कौन था वो? बलवंत सिंह की आंखों में बदले की आग साफ देखी जा सकती थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर गुस्सा। चिराग बलवंत सिंह से डर जाता है। वह हकलाते हुए बलवंत सिंह को उत्तर देता है, बलवंत भैया, उसका नाम समर है, बस मैं इतना ही जानता हूं उसके बारे में। बलवंत सिंह धीमी आवाज में समर का नाम बार बार लेता है। समर समर। वह समर का नाम इस तरह लेता है जैसे वह अपनी आत्मा में समर का नाम बदले की आग से लिख देना चाहता हो, ऐसी आग जो सिर्फ समर के खून से ही बुझेगी। बलवंत सिंह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। बलवंत सिंह का ये रूप देखकर चिराग के साथ साथ वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। जब समर शांत पैलेस से निकलकर बाहर चला जाता है, कुछ देर चलने के बाद उसे घबराहट होने लगती है और वह खून की उल्टी कर देता है। अभिमन्यु को हराने के लिए समर ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग एक साथ कर किया था और अब उसे उसका शरीर एकदम कमजोर महसूस हो रहा था। वह खून की उल्टी करने के बाद अपने मुंह से खून साफ करके खुद से कहता है, खुद का असली रूप दिखाने के भी बड़े नुकसान है। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो एक ऑटो को इशारा कर उसे रोकता है और शेखावत हाउस चले जाता है। शेखावत हाउस पहुंचते ही वह घर का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगता है। समर अपनी सारी शक्तियां उपयोग में लाने से इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि ना वो कुछ बोल पा रहा था, ना ठीक से चल पा रहा था। कुछ देर दरवाजा बजाने के बाद शेखवात परिवार के केयरटेकर रमन काका दरवाजा खोलते हैं और समर से कहते हैं, इतना जोर से दरवाजा क्यों बजा रहे हो? पागल हो गए हो या पीकर आए हो? समर रमन काका की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वह बिना कुछ कहे अंदर हॉल में चला जाता है। समर के चेहरे से पता लग रहा था कि वह अब बेहोश होने वाला है। जैसे ही वह बेहोश होता है और जमीन पर गिरने लगता है, ईशा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह समर को नहीं संभाल पाती और समर के साथ साथ ईशा भी जमीन पर गिर जाती है। समर ईशा के ऊपर गिर जाता है। ईशा उसे अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब हो जाती है। ईशा और समर की शादी को कुल 3 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक समर ने ईशा को कभी छुआ नहीं था। आज पहली बार समर और ईशा एक दूसरे के इतने करीब थे। ईशा समर को बड़े गौर से देखने लगती है। उसने कभी समर को इतने पास से नहीं देखा था। वह उसे देखने में इतना गुम हो जाती है कि उसे इस बात की खबर नहीं रहती कि रमन काका भी हॉल के कोने में खड़े थे। रमन काका एक झूठी खांसी खांस कर ईशा का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। ईशा जब रमन काका को वहां खड़ा देखती है, वह सटपटा जाती है। वह रमन काका से कहती है, रमन काका, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। रमन काका मुस्कुराते हुए ईशा से कहते हैं, फिक्र मत करो बेटा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ईशा को पता था रमन काका उसकी बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। वह रमन काका से कहती है, रमन काका प्लीज यहाँ आइए और इसे मेरे ऊपर से उठाने में मेरी मदद कीजिए। ईशा और रमन काका दोनों अपनी पूरा ताकत लगाकर समर को उठाते हैं और उसे उसके कमर में ले जाकर पलंग पर लेटा देते हैं। ईशा ने पहले कभी समर के कमरे में कदम नहीं रखा था। वह सोचती थी कि समर का कमरा एकदम बिखरा हुआ और गंदा होगा, लेकिन वह समर का कमरा देखकर हैरान रह जाती है। समर का कमरा एकदम व्यवस्थित था। वहां किसी भी तरह की गंदगी नहीं थी। कुछ देर बाद रमन काका ईशा से कहते हैं, ईशा बेटिया, काफी रात हो गई है, तुम जाओ सो जाओ, मैं इसकी देखभाल कर लूंगा। ईशा समर की ओर देखती है। वह एक बच्चे की तरह लेटा हुआ था, एक ऐसा बच्चा जिसे नींद में बुरे सपने आ रहे हो। ईशा को समर के ठीक होने ना होने से वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज वह समर के साथ उसकी देखभाल करने के लिए उसके कमरे में रहना चाहती थी। ईशा रमन काका से कहती है, नहीं रमन काका, कोई बात नहीं, अब दिन भर काम करते करते थक गए होंगे, आप सो जाइए, मैं रहती हूँ यहाँ इसकी देखभाल के लिए।
ईशा की बात सुनकर रमन काका समर के कमरे से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ईशा समर को वापस गौर से देखने लगती है। समर को इस तरह बेहोश देख ईशा को समर पर दया आने लगती है और वह समर के लिए परेशान हो जाती है। शेखावत परिवार ने ईशा की बचपन से देखभाल की है, उसे घर का कोई काम नहीं करने दिया। वो दूसरे लोगों का इस तरह से ध्यान रखना नहीं जानती थी और वह भी ऐसे इंसान का जिससे वह नफरत करती है। उसे नहीं पता था ऐसे वक्त में उसे क्या करना चाहिए। कुछ वक्त सोचने के बाद वह बाथरूम में जाती है और एक बड़े से कटोरे में गर्म पानी भरकर पलंग के पास रखी टेबल पर रख देती है। ईशा समर की अलमारी में से एक छोटा सा तौलिया निकालती है और तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर समर के सर पर रख देती है। जैसे ही पानी ठंडा होता है वह फिर से पानी को बदल देती है। ऐसा करते करते अब आधी रात हो चुकी थी। ईशा अब थक चुकी थी। वह समर के पलंग पर उसके बाजू में ही सो जाती है। करीबन 6 बजे समर की नींद खुलती है और वह देखता है कि ईशा उसके पलंग पर ही सो रही है। वह बिना कुछ सोचे ईशा को कंबल ओढ़ाता है और मुस्कुराते हुए फिर से सो जाता है। समर की नींद वापस 9 बजे खुलती है और वह देखता है कि ईशा अब उसके पास नहीं थी। वह समझ गया था कि ईशा जरूर ऑफिस चली गई होंगी। वह मन ही मन सोचता है, ये लड़की कभी अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती। समर काफी दिनों बाद इतने अच्छे से सो पाया था। चाहे अब ईशा का इलाज कह लो या समर का रात भर अच्छे से सो पाना, समर की हालत पिछली रात से अब ठीक हो गई थी। वह नहा धोकर अपने कमरे से नीचे लिविंग हॉल में आता है। जैसे ही वह लिविंग हॉल में पहुंचता है उसे गरम गरम आलू के पराठे की खुशबू आती है। वह रसोई घर की ओर जाता है तो देखता है कि रमन काका गरम गरम आलू के पराठे बना रहे हैं। समर रमन काका से पूछता है, अरे वाह काका, आज इतनी सुबह सुबह आप पराठे बना रहे हैं, कोई कहीं जल्दी जाने वाला है क्या? रमन काका समर से कहते हैं, नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा। ईशा बिटिया ऑफिस से जाने से पहले मुझे बोल कर गई थी कि मैं वक्त पर तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना दूं। ये पराठे मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। समर हंसते हुए रमन काका से कहता है, प्लीज रमन काका सुबह सुबह मजाक ना कीजिए। आप और मैं दोनों इस बात से वाकिफ है कि ईशा खाने का तो छोड़ो, उसका बस चले तो वह आपको मुझे पानी पिलाने से भी मना कर देगी। रमन काका तवे आलू का पराठा पलटते हुए समर से कहते हैं, अब तुम मानो ना मानो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ईशा बिटिया ने रात भर तुम्हारा ध्यान रखा है, तुम्हें उनका आभारी होना चाहिए। समर रमन काका से कहता है, आखिर यह हो क्या गया है मेरी अर्धांगिनी को, कहीं किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? समर एक प्लेट में आलू के पराठे लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वह आलू के पराठे का एक निवाला तोड़कर हाथ में लेकर रमन काका से पूछता है, जरा एक बात बताइएगा रमन काका। रमन काका समर से कहते हैं, हाँ पूछो। समर हंसते हुए रमन काका से कहता है, कहीं ईशा ने आपको इन आलू के पराठे में जहर डालने को तो नहीं कहा था ना? रमन काका समर से कहते हैं, देखो, तुम्हें खाना है तो खाओ, फालतू बकवास ना करो, मुझे अपना काम करने दो। समर रमन काका को उसकी बातों पर इस तरह चित्ते देखकर हंसने लगता है और पराठे खाने लग जाता है। रमन काका समर से कहते हैं, और हाँ, ईशा बिटिया ने यह भी कहा है कि तुम्हें कुछ दिन ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर ही रहकर अपना ख्याल रखो। समर आलू के पराठे खाते खाते रमन काका से कहता है, वाह, लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है, सुबह से अच्छी खबरें मिलती जा रही है। थैंक यू रमन काका, आपने बहुत ही लजीज पराठे बनाए हैं। समर ने पहले कभी शेखावत हाउस में नाश्ता नहीं किया था, ना ही उससे कोई खाने को पूछता था। आज पहली बार समर शेखावत हाउस में चैन से बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। कुछ ही देर में ईशा की छोटी बहन प्रेरणा वहां आती है। प्रेरणा ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे, जितना कपड़ा काफी पतला था जिससे उसके अंग उभर कर दिखाई दे रहे थे, और उसने एक छोटी बच्ची की तरह 2 चोंटी बांधी हुई थी। वह समर के पास आती है और उससे कहती है, गुड मॉर्निंग जीजाजी, कैसे हैं आप? मैं आपके लिए संतरे का जूस लाऊं? प्रेरणा की यह बात सुनकर समर को खांसी आने लगती है। वह मन ही मन सोचता है, आखिर यह इन दोनों बहनों को हो क्या गया। प्रेरणा वही लड़की थी जिसने समर के खिलाफ साजिश रचकर उसे फंसाया था और ईशा को उससे तलाक दिवालाना चाहती थी। आज आखिर उसे क्या हो गया था? वह समर से इतने प्यार से क्यों पेश आ रही थी? जब प्रेरणा समर के पास आकर उससे कहती है कि क्या वो उसके लिए जूस ला सकती है, समर सोच में पड़ जाता है कि आखिर प्रेरणा उससे इतने प्यार से बात क्यों कर रही है। समर प्रेरणा से पूछता है, क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? प्रेरणा मुस्कुराते हुए समर से कहती है, आप भी ना जीजाजी, आप मुझे गलत समझते हैं, आप तो मेरे जीजाजी हैं। मैं आपसे प्यार से बात नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? रुकिए, मैं अभी आपके लिए एक और पराठा लेकर आती हूँ। प्रेरणा रसोई घर में जाती है और समर के लिए एक और पराठा लाकर समर की प्लेट में रखकर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। प्रेरणा हंसते हुए समर से पूछती है, जीजाजी, आज हम दोनों अकेले शाम को कहीं घूमने चले? समर प्रेरणा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारी दीदी का पति हूँ, तुम मेरे लिए ऐसी भावनाएं रख भी कैसे सकती हो? प्रेरणा अपनी हथेली अपने सर पर रखते हुए कहती है, भगवान, जीजाजी आपने तो गलत ही सोच लिया। दरअसल आज रात को लाल चौक के पास एक रेसिंग गेम आयोजित किया गया है। उस आयोजन के बारे में ज्यादा लोगों को खबर नहीं है। मैं वो रेस देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ अकेले नहीं जा सकती, और आप साथ चलेंगे तो ईशा दीदी को भी ऐतराज नहीं होगा। समर आलू के पराठे खाते खाते प्रेरणा से कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मस्का लगा रही थी। प्रेरणा समर से कहती है, नहीं नहीं जीजाजी, मैं सच में आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इसी बहाने मुझे और आपको एक दूसरे के बारे में और जानने का मौका मिलेगा, और वैसे भी आपको आज ऑफिस तो जाना है नहीं, घर पर बैठे बैठे आप बोर हो जाएंगे। समर प्रेरणा से कहता है, हम बात तो तुम्हारी सही है, ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। प्रेरणा समर से पूछती है, जीजाजी, आप जरूर आएंगे ना रात में?
मैं वादा करती हूँ हम दोनों साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे। समर हाँ में अपना सर हिलाते हुए प्रेरणा से कहता है, हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा रात को, तुम फिक्र मत करो। जब समर और प्रेरणा एक दूसरे से रात में मिलने की बात करते हैं, रमन काका रसोई घर के दरवाजे से छुपकर उन दोनों की बातें सुन लेते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन दोनों की रात में मिलने की बात ही सुनी थी। रमन काका समझते हैं कि समर और प्रेरणा का चक्कर चल रहा है। वो उनकी बात सुनकर गुस्से से वापस अपना काम करने लगते हैं। समर खाना खाकर अपने कमरे में चले जाता है और पूरा दिन वही आराम करता है। देखते ही देखते शाम के 8 बज चुके थे। प्रेरणा ठीक 8 बजे समर का दरवाजा जोर से खटखटाने लगती है। समर कमरे के अंदर से ही जवाब देकर प्रेरणा से कहता है, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इस घर में किसी भी इंसान में सब्र नाम की चीज़ नहीं है। जैसे ही समर अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, प्रेरणा तेज आवाज में समर से कहती है, अरे ये क्या है जीजाजी, 8 बज चुके हैं और आप अब तक जाने के लिए तैयार नहीं हुए। समर प्रेरणा से कहता है, अरे साली साहिबा, हम रेस देखने जा रहे हैं, किसी की शादी में नहीं, उसके लिए तैयार होने की क्या ज़रूरत है। प्रेरणा समर से कहती है, नहीं नहीं, आप मेरे साथ इस तरह घर के कपड़ों में नहीं चल सकते, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आप जल्दी से कपड़े बदल कर नीचे आइए, मैं दीदी की कार में आपका इंतजार करूंगी। समर प्रेरणा से पूछते हुए कहता है, तुम ईशा की कार चलाओगी? अगर डांट खाना हो तो ठीक है, वरना हम तुम्हारी कार से भी चल सकते हैं। प्रेरणा समर से कहती है, नहीं, मुझे ईशा दी की फरारी बहुत पसंद है, हम उसी से जाने वाले हैं। समर मुस्कुराते हुए प्रेरणा से कहता है, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या कार मैं चला सकता हूँ? प्रेरणा हंसते हुए समर से कहती है, ये फरारी है, कोई स्कूटर नहीं, और वैसे भी मैं नहीं मानती कि आपको ड्राइविंग करना भी आता होगा। समर प्रेरणा को जवाब देता है, कार ड्राइव करना तो छोड़ो, मैं ट्रक को भी हवाई जहाज बनाकर आसमान में उड़ा सकता हूँ। समर की यह बात सुनकर प्रेरणा जोर जोर से हंसने लगती है। वह समर से कहती है, बस बस रहने दीजिए, खुद को देखा है, कभी जोर से हवा चले तो आप खुद उड़ जाएंगे। कार मैं ही चलाऊंगी, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइएगा। समर कुछ ही देर में तैयार होकर नीचे चला जाता है। प्रेरणा उसका कार में इंतजार कर रही होती है। वह जाकर प्रेरणा के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। प्रेरणा गाड़ी स्टार्ट करती है और लाल चौक के पास एक पहाड़ी जहां रेस आयोजित है उस ओर बढ़ जाती है। प्रेरणा अपनी कार इतनी तेज गति से चलाती है कि समर ने कुछ बार तो सोच ही लिया था कि आज वह भगवान को प्यारा होने वाला है। कुछ देर बाद पहाड़ पर पहुंचने से पहले प्रेरणा अपनी कार एक सुनसान रास्ते में रोक देती है। वह रास्ता इतना सुनसान था कि आसपास के जंगलों से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। समर प्रेरणा से पूछता है, हम यहाँ क्यों रुके हैं? ये रास्ता कितना सुनसान है, हमें इतनी रात में ऐसे रास्तों पर नहीं रुकना चाहिए। प्रेरणा हंसते हुए समर को जवाब देती है, क्यों जीजाजी, क्या हुआ? आपको डर लग रहा है कि मैं आपको खा जाऊंगी? समर प्रेरणा से कहता है, नहीं, मुझे अपना डर नहीं, तुम्हारी फिक्र है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। प्रेरणा अपनी कार का दरवाजा खोलती है और कार से उतरकर समर से कहती है, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। समर भी कार से उतरता है और प्रेरणा से कहता है, इतनी रात गए इन सुनसान रास्तों में हमें या तो भूत मिलेंगे या जंगली जानवर, अब तुम बताओ तुम किसका इंतजार कर रही हो। प्रेरणा अपनी कार के सहारे खड़ी हो जाती है और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए समर से कहती है, जीजाजी बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं किसका इंतजार कर रही हूँ। कुछ देर इंतजार करने के समर को सामने से एक स्पोर्ट्स कार आती हुई दिखती है। उस कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह कब आई कब समर और प्रेरणा के पास से निकल गई, उन्हें पता तक नहीं चला। उस कार के पीछे एक के बाद एक कई सारी स्पोर्ट्स कार निकलती है। ये सब देख समर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही दूसरी और प्रेरणा उन कार्स को ऐसे देख रही थी जैसे उसने दुनिया की सारी खुशियां एक साथ पाली हो। उसकी आंखों में चमक थी। जैसे ही वह सब कार्स वहां से चले जाती है, प्रेरणा समर से कहती है, तुम्हें पता है सबसे पहली वाली कार में कौन था? समर अपना सरना में हिलाकर कहता है, मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। प्रेरणा समर से कहती है, हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, आखिर तुम कार्स के बारे में जानते ही कितना हो। सबसे पहली कार जो चला रहा था वह जोधपुर का सबसे हैंडसम और सबसे बेहतरीन ड्राइवर है। उसका नाम रोबिन है। समर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ प्रेरणा से कहता है, क्या वह मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? प्रेरणा अपनी आंखें घुमाकर जवाब देती है, ओ प्लीज, आप उसकी बराबरी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। समर प्रेरणा की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वह प्रेरणा का स्वभाव जानता था। उससे प्रेरणा की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रेरणा समर से कहती है, चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, हमें वक्त पर रेस देखने भी पहुंचना है। समर और प्रेरणा दोनों कार में बैठकर गिरजा पहाड़ी की ओर बढ़ जाते हैं। गिरजा पहाड़ी जोधपुर के बॉर्डर पर स्थित एक छोटी पहाड़ी है जिस पर 8 दशक पहले लोगों ने बॉर्डर के उस पार जाने के लिए हाईवे बनाया था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ उन्होंने जोधपुर से दूसरे शहरों तक जाने के लिए एक दूसरा रास्ता बना लिया। अब वह पहाड़ी काफी सुनसान रहती थी। जोधपुर के कुछ युवाओं ने इस पहाड़ी को अपने रेसिंग का स्थान बना लिया क्योंकि यहाँ पर ना लोग आते थे ना पुलिस छानबीन करने। इस पहाड़ी का नाम गुमनाम पहाड़ी भी था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार यहाँ 5 लोग अपनी भेड़ बकरियां चराने गए थे और आज इतने बरस बीत जाने के बाद भी ना वो 5 लोग वापस आए ना उनकी भेड़ बकरियां। इसी वजह से इस पहाड़ी को गुमनाम पहाड़ी भी कहा जाता है। समर और प्रेरणा कुछ देर में गिरजा पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद प्रेरणा अपनी कार रोककर समर से कहती है, देखो यहाँ सब लोग रेसर्स है, ये लोग रोज रात यहाँ आकर प्रैक्टिस करते हैं। समर देखता है कि वहाँ लड़कों के साथ कुछ लड़कियां भी है जिन्होंने काले रंग के टाइट कपड़े पहने हुए थे और हाथों में काले रंग के दस्ताने। टाइट कपड़ों में उन लड़कियों का हर एक अंग उभर कर दिख रहा था।
जब प्रेरणा समर को वहां खड़े सभी रेसेस के बारे में बताती है, समर की नजरें सिर्फ लड़कियों पर ही टिकी रहती है। वह वहां खड़ी सभी लड़कियों को घूर कर देखने लगता है। उसी वक्त प्रेरणा समर को लड़कियों को घूरते हुए देख लेती है। वह गुस्से में समर से कहती है, शर्म हया कुछ है तुम्हें या बेच खाए हो? भूल गए हो क्या कि तुम मेरी बहन के पति है? समर हंसते हुए प्रेरणा से कहता है, मैं शादीशुदा हूँ, ये बात सिर्फ तुम जानती हो, उन लड़कियों को थोड़े ना पता है। प्रेरणा समर से कहती है, तुम शायद भूल रहे हो, तुम शेखावत परिवार की छोटी बेटी के साथ हो, तुम्हें क्या जरूरत है फिर किसी और लड़की को घूरने की? समर को कुछ देर पहले की वह बात याद आ जाती है जब प्रेरणा ने रोबिन की तुलना समर से कर उससे कहा था कि वह रोबिन की तुलना में जरा भी अच्छा नहीं दिखता। समर प्रेरणा को जवाब देता है, मैं कुछ नहीं भूला हूं, लेकिन तुम शायद आज खुद को आईने में देखना भूल गई हो। तुम इन लड़कियों के सामने कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। समर की यह बात सुनकर प्रेरणा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाते हुए समर से कहती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी तुलना इन लड़कियों से करने की? ये लड़कियां शेखावत परिवार की नौकर बनने के लायक भी नहीं है। तुम्हें बहुत पसंद आई ना ये सब? जाओ तुम उन्हीं के पास जाओ, उतरो मेरी गाड़ी से। समर हंसते हुए प्रेरणा से कहता है, अरे साली साहिबा, मैं तो मजाक कर रहा। उससे पहले कि समर अपना वाक्य पूरा कर पाता, प्रेरणा समर को अपनी गाड़ी से धक्का देकर बाहर गिरा देती है। समर वहां खड़े हुए रेसेस के पैरों के पास गिर जाता है। समर को गिरा देख वहां खड़े सारे रेसेस जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन समर को उन लोगों के उस पर हंसने पर जरा भी बुरा नहीं लगता। वह अपनी जगह से खड़ा होकर अपने कपड़े झटकारता है और वहां खड़े सभी रेसेस से कहता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग? वहां खड़ा कोई भी लड़का या लड़की समर की बातों का कोई उत्तर नहीं देता। वह लोग समर का हुलिया देखकर और ज्यादा हंसने लगते हैं। समर की आंखें वहां खड़ी लड़कियों को घूरने लगती है। ये देखकर वहां खड़े हुए सभी लड़के समर को इस तरह देख रहे थे जैसे वह अभी के अभी समर को गिरजा पहाड़ी में गाड़ देंगे। उनमें से एक लड़का, जिसके बाजुओं पर तरह तरह के फूलों के टैटू बने हुए थे और उसके गले में एक मोटी सी चांदी की चेन थी, वह समर के करीब आकर समर से कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, यह जगह तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। समर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। समर की नजरें अभी भी वहां खड़ी लड़कियों पर टिकी होती है। वह आदमी समर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह जोर से चिल्लाकर समर से कहता है, अबे ओ, बहरा है क्या? उधर क्या देख रहा है? इधर देख, तेरा बाप खड़ा है। जैसे ही समर उस आदमी की बातें सुनता है, वह जोर से उस आदमी के गाल पर एक चांटा मार देता है। समर उस आदमी के गालों पर इतनी जोर से चांटा मारता है कि उस आदमी के 2 दांत उसके मुंह से बाहर निकलकर गिर जाते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। प्रेरणा पास ही अपनी गाड़ी में बैठकर यह सब चीजें देख रही थी, लेकिन जैसे ही वह आदमी समर पर वार करने के लिए उसके पास आता है, प्रेरणा अपनी गाड़ी से निकलकर समर से कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? हम यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं, मारपीट करने नहीं। प्रेरणा को देख वह आदमी समर पर वार करने से पहले ही रुक जाता है और कहता है, प्रेरणा मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शेखावत परिवार जोधपुर के मशहूर और अमीर घरानों में से एक था और ईशा ने जिस तरह से कम सालों में अपनी कंपनी को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, ईशा और प्रेरणा को जोधपुर का हर एक युवा जानता था। प्रेरणा कुछ कहती उसके पहले ही वहां रोबिन आ जाता है। रोबिन पूरे जोधपुर में अपनी कार रेसिंग के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी जिंदगी में बड़े पैमाने पर आज तक कोई रेस नहीं हारी थी। कहा जाता है कि जब भारत के प्रसिद्ध रेसर किशन कुमार को रोबिन की बेहतरीन कार ड्राइविंग की प्रतिभा के बारे में पता चला था, उसके मन में रोबिन के लिए नफरत पैदा हो गई थी। वह रोबिन से जलने लगा था। वह चाहता था कि उससे बेहतर कार रेसर इस देश में नहीं होना चाहिए, वरना लोगों में उसकी प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी। इसलिए वह एक दिन जोधपुर आया और उसने रोबिन के साथ रेस करने की शर्त रखी। कड़ी टक्कर के बाद रेस का विजेता रोबिन घोषित हुआ था। उसके बाद किशन कुमार ने कभी जोधपुर में कदम नहीं रखा। वह रेस इतनी शानदार थी कि उसके चर्चे लोग आज भी करते हैं। उस रेस का वीडियो भी इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था। रोबिन कार रेसर के साथ एक बहादुर और होशियार आदमी भी था। वह अपनी चतुराई से लोगों को अपनी बातें मनवाना जानता था। जब रोबिन वहां खड़े हुए बाकी रेसर्स के पास आता है, प्रेरणा उसे देखती रह जाती है। प्रेरणा जब रोबिन को देख रही थी, उसे देखकर ऐसा कर रहा था मानो उसने अपना मनपसंदीदा हीरो देख लिया हो। रोबिन के आने से वह वहां खड़े सारे लोगों से काफी गुस्से में बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसके सामने रोबिन आता है, वह उसे देखकर चुप हो जाती है और मुस्कुराकर शर्माने लगती है। रोबिन को देख वहां खड़े सभी लोग सर झुका लेते हैं, जबकि प्रेरणा रोबिन की तरफ मुस्कुराते हुए देख उससे कहती है, रोबिन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। रोबिन अपना ध्यान अपने फोन में लगाकर प्रेरणा से कहता है, सुनकर अच्छा लगा, अब तुम जा सकती हो। प्रेरणा से आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। उसे रोबिन का इस तरह से पेश आने से बुरा लगता है। वह रोबिन से कहती है, मैं तुम्हारी प्रशंसक हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम गलत हो। रोबिन प्रेरणा को जवाब देता है, हाँ जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। रोबिन के अपने प्रति इस असभ्य व्यवहार को देख प्रेरणा को काफी बुरा लगता है। वह समर से कहती है, चलिए जीजाजी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। प्रेरणा और समर वहां से जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ते हैं। इतने में ही रोबिन पीछे से समर का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम कहाँ चल दिए? अभी मेरा और तुम्हारा हिसाब पूरा नहीं हुआ है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। समर उसे जवाब देता है, दिखाई नहीं देता क्या? मैं यहाँ जिसके साथ आया था उसी के साथ वापस जा रहा हूँ। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले?
रोबिन गुस्से से समर से कहता है, तुझे क्या लगता है तू यहाँ आएगा और मेरे साथी को थप्पड़ मारकर चला जाएगा और मैं चुपचाप तुझे जाते देखता रहूंगा? ये हमारा इलाका है, तेरे घर का आंगन नहीं, जो तेरी जो मर्जी होगी तू वही करेगा। समर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए रोबिन से कहता है, अगर मैं अभी के अभी यहाँ से चले जाऊं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? रोबिन समर से कहता है, तू जाके देख, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। समर रोबिन के सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहता है, मैं छोटे बच्चों से बहस नहीं करता, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, मैं तो चला। जब समर वापस कार की ओर बढ़ता है, रोबिन फिर से समर का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुझे एक ही शर्त पर यहाँ से जाने दे सकता हूँ। तुझे मेरे साथ कार रेस करना होगी। अगर तू जीता तो तू यहाँ से जा सकता है और अगर मैं जीता तो तेरी ये लाल फरारी मेरी होगी। रोबिन ने पहली बार जब समर के पास खड़ी हुई लाल फरारी देखी थी तभी से उसके मन में उसे पाने की इच्छा थी। वह उस कार को देखते ही ठान चुका था कि उसे वह कार किसी भी कीमत पर चाहिए, लेकिन समर ने रोबिन के साथी पर हाथ उठाकर उसके लिए ये काम और भी आसान कर दिया था। समर रोबिन से कहता है, देख भाई, मुझे जाना होगा तो मैं बिना कोई शर्त लगाए भी यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ से जाने के लिए मुझे तेरे साथ कार रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये शर्त मानने के लिए मंजूर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक ही शर्त पर तुम्हारी शर्त मानूंगा, अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मुझे तुम्हारी कोई कीमती चीज़ दोगे। समर के पास खड़ी प्रेरणा काफ़ी देर से दोनों की बातें सुन रही थी। वह गुस्से से समर से कहती है, तुम पागल हो क्या? तुम मेरी दीदी की कार दांव पर लगाना चाहते हो? पहली बात तो तुम जिस शख्स के आगे खड़े हो वह शख्स इस देश का बेस्ट कार रेसर है, तुम इससे कार रेस में इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। दूसरी बात, ये रेड फरारी ईशादी के दिल के बहुत करीब है। यह एक लिमिटेड एडिशन है। ईशादी की जिद थी कि उन्हें अपने 20वें जन्मदिन पर यही कार चाहिए और मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से यह कार ईशादी को गिफ्ट की थी। तुम सोच भी कैसे सकते हो इस कार को दांव पर लगाने के बारे में? तुम रोबिन से कार रेस में कभी नहीं जीत पाओगे और अगर ईशादी को पता चला कि तुम उनकी कार रेसिंग में हार चुके हो, वह तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेगी। प्रेरणा की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। समर ने जिस शख्स को थप्पड़ मारा था वह हंसते हुए अपने साथियों से कहता है, सुना तुम लोगों ने, ये कार भी इसकी नहीं है। कहीं तुम प्रेरणा मैडम के ड्राइवर तो नहीं हो? समर उन लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वह प्रेरणा से धीमी आवाज में पूछता है, साली साहिबा, आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? प्रेरणा गुस्से भरी आवाज में समर को जवाब देती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी मैंने नहीं कहा था आपको इन लोगों से लड़ने के लिए। आप खुद को दांव पर लगाएं या अपनी किसी और कीमती चीज को, मुझे उससे बिल्कुल मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको ईशादी की कार दांव पर लगाने की इजाजत नहीं दे सकती। प्रेरणा की यह बात सुनकर समर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने जेब से अपना पर्स निकलता है और उसमें से सुप्रीम ब्लैक कार्ड के साथ साथ अपने सारे कार्ड्स रोबिन को दिखाकर कहता है, अगर मैं जीता तो तुम्हें अपनी कार मुझे देनी होगी और अगर तुम जीते तो तुम ये सारे कार्ड्स तुम्हारे नाम हो जाएंगे। वहां खड़े सभी लोग समर के उन कार्ड्स को देखकर हंसने लगते हैं। उनमें से एक शख्स अपने साथियों से कहता है, लगता है यह इंसान पागल हो गया है। अपने मामूली कार्ड्स दिखाकर रोबिन बॉस से उनकी महंगी कार मांग रहा है। प्रेरणा भी मन ही मन सोचती है कि ईशा ने तो समर को मासिक खर्चा देना भी बंद कर दिया है। अब तो समर के बैंक अकाउंट्स में भी नाम मात्र पैसे होंगे, फिर क्यों उन लोगों के सामने अपनी बेवकूफ़ी इस तरह दिखा रहा है? समर ने जिस आदमी को थप्पड़ मारा था वह आदमी अपने गालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू मुझसे और बॉस से माफी मांगकर यहाँ से चला जाए, वरना तेरा हश्र ठीक नहीं होगा। जब रोबिन की नज़र समर के सुप्रीम ब्लैक कार्ड पर जाती है, वह आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे पता था कि यह कार्ड समर को कीर्ति लाल ने दिया है और यह कार्ड जोधपुर में सिर्फ 3 ही लोगों के पास है। वह उस कार्ड को किसी भी हालात में पाना चाहता था। रोबिन के चेहरे के भाव देखकर समर समझ जाता है कि रोबिन उस कार्ड को पहचान गया है। समर रोबिन से पूछता है, मुझे जल्दी जवाब दो, मैं रात भर खड़ा होकर तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। रोबिन समर से हाथ मिलाने के लिए समर की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वह समर को अपने गराज ले जाता है। रोबिन जैसे ही अपने गराज का दरवाजा खोलता है, समर की आंखें रोबिन के स्पोर्ट्स कार कलेक्शन को देखकर फटी की फटी रह जाती है। वैसे तो समर को कार्स का खासा शौक नहीं था, लेकिन रोबिन के कार कलेक्शन को देखकर वह अपनी लालच को काबू में नहीं कर पाता। उसके मुंह से उन सारी कार्स को देखकर बस एक ही शब्द निकलता है, वाह। रोबिन अपने कार्स कलेक्शन की ओर इशारा कर समर से कहता है, अगर तुम जीते तो तुम इनमें से कोई भी कार पसंद करके अपनी बना सकते हो। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें एक लाल झंडा दिखेगा, वहीं से हमारी रेस शुरू होगी। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर रोबिन अपने गराज का दरवाजा बंद कर अपनी स्पोर्ट्स कार स्टार्ट करता है और उसे तेज रफ्तार में चलाकर रेस के स्टार्टिंग पॉइंट की ओर ले जाता है। रोबिन को इतना तेजी से जाता देख प्रेरणा समर से कहती है, अब देखा तुमने, तुम इसके साथ रेस लगाना चाहते हो। रोबिन को कार किंग कहा जाता है। तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगे। समर प्रेरणा को जवाब देते हुए कहता है, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, मुझे अपनी कार रेस में चलाने दोगी या नहीं? प्रेरणा अपनी आंखें घुमाते समर से कहती है, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? मैंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं ये कार तुम्हें नहीं चलाने दूंगी, लेकिन चूंकि तुमने दांव पर अपनी चीजें लगाई है, इस कार को रेस में मैं चलाऊंगी। इससे प्रेरणा का रोबिन के प्रति आकर्षण कह लो या रोबिन के साथ और समय बिताने की जिद, प्रेरणा अपनी कार से रोबिन के साथ रेस लगाने के लिए मान जाती है। लेकिन वह समर के सामने ये शर्त रखती है कि रेस में कार ड्राइव वही करेंगी। समर लंबी सांस लेते हुए प्रेरणा से कहता है, ठीक है,
तुम ही चलाओ कार, मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकता। इतना कहकर समर और प्रेरणा अपनी कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही प्रेरणा अपनी कार स्टार्ट कर कुछ दूर तक ड्राइव करती है, उसकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से प्रेरणा के घुटने में मोच आ जाती है। वह दर्द से करहाने लगती है। समर प्रेरणा को दर्द में देख उससे कहता है, तुम अपने पैर को ज्यादा हिलाओ मत, वरना तुम्हारी मोच और गहरी हो जाएगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घुटने में मसाज कर इसे अभी के अभी ठीक कर सकता हूँ। प्रेरणा एक आर्ट स्टूडेंट थी। वह गाने और नाचने में माहिर थी। अगर उसकी पैर की चोट गंभीर होंगी तो हो सकता था कि वह काफी हफ्तों तक चल फिर भी ना पाए, और ऐसा रिस्क वह कतई नहीं लेना चाहती थी। वह समर से कहती है, प्लीज जीजाजी इसे जल्दी ठीक कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर प्रेरणा अपना पैर समर के पैरों पर रख देती है। जैसे ही वह अपना पैर समर की गोद में रखती है, समर के पूरे बदन में एक अजीब सी हलचल होना शुरू हो जाती है। हालांकि समर और ईशा के बीच अब तक 3 सालों में शारीरिक रूप से कभी नजदीकियां नहीं आई थी, लेकिन थी तो वह उसकी पत्नी ही, और समर किसी भी हालात में अपनी साली प्रेरणा के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता था। वह जल्द से जल्द प्रेरणा का पैर ठीक करना चाहता था, ताकि उसके मन में प्रेरणा के प्रति कोई गलत भावना आए। समर के लिए ऐसी छोटी मोटी चोट ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन प्रेरणा के घुटने को छूते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वह जल्दी से प्रेरणा का घुटना हल्के से मोड़ता है और एक ही झटके में प्रेरणा का सारा दर्द गायब हो जाता है। समर प्रेरणा का पैर अपने ऊपर से हटाते हुए उससे से पूछता है, अब ठीक है तुम्हारा पैर? प्रेरणा को समझ नहीं आता कि समर ने एक ही झटके में उसकी मोच कैसे ठीक कर दी। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रेरणा मुस्कुराते हुए समर से कहती है, मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ जीजाजी। मुझे नहीं पता था आप में ये कला भी है। आपने सीखा कहाँ से इतनी अच्छी मसाज करना? समर प्रेरणा का ये प्रश्न सुनकर इस सोच में पड़ जाता है कि अब वह प्रेरणा को कैसे बताए कि उसके पास ये कला काफी सारे युद्ध लड़ने और योग साधना करने के बाद आई है। वह उसे अपनी सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए वह अपने मन से एक कहानी गढ़ता है और प्रेरणा से कहता है, दरअसल एक बार मेरे पैर में भी काफी गंभीर मोच आ गई थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स और वैद्य को अपनी मोच दिखाई, लेकिन कोई इसे ठीक नहीं कर पाया था। फिर मुझे एक वैद्य के बारे में पता चला जो कि जोधपुर के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। मैं उनके पास गया और अपनी तकलीफ बताई। उन्होंने सिर्फ एक नज़र मेरी मोच को देखा और एक ही झटके में उसे ठीक कर दिया था। मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कुछ दिन उनसे ये कला सीखने के लिए उसी गांव में रुकने का फैसला किया। बस ये कला उन्हीं वैद्य की देन है। समर की यह बात सुनकर प्रेरणा समर की ओर मुस्कुराती है और अपनी कार की चाबी उसे देकर कहती है, लीजिए जीजू, कार आप ही चलाइए। समर प्रेरणा की बात पर जवाब देता है, लेकिन अगर मैं हार गया तो? प्रेरणा अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे बस ये गाड़ी किसी को नहीं देनी है, बाकी किसी चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेरणा की बात सुनकर समर कुछ देर चुप बैठा रहता है। समर जानता था कि ये कितनी बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब समर के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। समर एक गहरी सांस लेकर कहता है, चलो ठीक है, मैं चलाता हूँ। समर के ऐसा कहते ही वह गाड़ी से उतरता है और ड्राइविंग सीट के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। प्रेरणा गाड़ी में बैठी बैठी ही बगल वाली सीट पर सरक कर बैठ जाती है। समर जैसे ही ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलता है, सामने का दृश्य देखकर उसका सर चकरा जाता है। समर धीमे से हिचकिचाते हुए बात पर बैठता है। दरअसल समर पहली बार किसी फरारी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसके सामने इतने सारे बटन और कंट्रोल्स थे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फरारी डैशबोर्ड किसी फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल की तरह लग रहा था। समर सिर्फ ये समझ पाया था कि इस गाड़ी के ब्रेक और एक्सेलेटर कहाँ है। और अगर देखा जाए तो ये दोनों कंट्रोल ही गाड़ी चलाने के सबसे अहम कंट्रोल हैं, लेकिन इन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ज़रूरी सेटअप करने की ज़रूरत थी, और वो था गाड़ी जो स्टार्ट करना। समर को बैठे अब कुछ 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। वह बैठे बैठे बड़े ध्यान से फरारी के डैशबोर्ड पर उसे चले करने का बटन ढूंढ रहा था। समर मन ही मन कहता है, एक तो इस गाड़ी में चाबी भी नहीं लगती, ऊपर से इतने सारे बटन दे रखे हैं कि आदमी को गाड़ी चलाने के लिए भी पीएचडी करनी पड़ जाए। प्रेरणा का सब्र अब धीमे धीमे खत्म होता जा रहा था। समर 5 मिनट से मूर्ति की तरह अपने सामने देखे जा रहा था। आखिर प्रेरणा चिढ़कर पूछ ही लेते हैं, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? गाड़ी शुरू करो और चलो। समर बड़े ध्यान से अपने सामने गाड़ी शुरू करने के बटन को ढूंढने में मशगूल था और प्रेरणा की तेज आवाज सुनकर चौंक जाता है। प्रेरणा उलझन में समर की तरफ देख रही थी। समर समझ गया था कि ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर उसे ये गाड़ी चलानी थी और रेस को जीतना था तो उसे प्रेरणा से मदद लेनी ही थी। समर शर्म और हिचकिचाहट के साथ धीमे स्वर में पूछता है, अम्मा, ये गाड़ी शुरू कैसे होती है? समर की बात सुनकर प्रेरणा का सर चकरा जाता है। वह गुस्से से समर की ओर देखती है और कहती है, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुमने प्लेन्स और टैंक्स भी चलाए हैं, अब क्या हुआ? समर बेशर्मी से जवाब देता है, हाँ तो मैंने टैंक्स और प्लेन्स चलाए हैं, बस वो क्या है न कि कभी कोई फरारी नहीं चलाई। प्रेरणा समर की बात सुनकर उससे नजर हटाती है और आगे झुककर समर के सामने लगे स्टीयरिंग व्हील के नीचे मौजूद एक बटन को दबा देती है। प्रेरणा के बटन दबाते ही गाड़ी झट से शुरू हो जाती है। प्रेरणा समर से बिना नजरें मिलाए पीछे टिक कर वापस हाथ बांध कर बैठ जाती है। समर की ये समस्या तो प्रेरणा ने हल कर दी थी, लेकिन अभी समर के और रेस जीतने के ख्वाब के बीच में कई सारी बढ़ाएं आने वाली थी। समर जैसे ही एक्सेलेटर पर पैर रख गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, गाड़ी का इंजन फटफट करता हुआ वापस बंद हो जाता है। प्रेरणा चौंक जाती है। वो नहीं सोच सकती थी कि समर ऐसी हरकत करेगा। वह आश्चर्य और चिढ़ के साथ समर से पूछती है, सीरियसली?
समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कई सालों बाद ऐसे शर्मिंदा होने वाली समस्या में था। समर हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या हुआ? प्रेरणा दांत पीसते हुए कहती है, गाड़ी का गियर चेंज कौन करेगा? समर धीमे से कहता है, ओह सॉरी। वैसे क्या तुम्हें गियर चेंज करना आता है? प्रेरणा कहती है, ये कैसा सवाल है? बिल्कुल आता है। समर कहता है, क्या तुम मुझे सिखाओगे? समर की बात सुनकर प्रेरणा की पारा भयानक रूप से चढ़ जाता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम पागल हो। जब तुम्हें गाड़ी चलानी ही नहीं आती तो फिर वहां इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे थे? समर प्रेरणा के गुस्से से डरते हुए कहता है, देखो अब पुरानी बातें करके क्या फायदा हो जाएगा? मैं बड़ा होनहार स्टूडेंट हूँ। झट से गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा। प्रेरणा समर की बात पर विश्वास ही नहीं कर पाती है। उसने इससे बेशर्म आदमी अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। प्रेरणा के पास भी अब कोई चारा नहीं था। वह एक गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करती है और फिर कहती है, अनबिलीवेबल। चलो सबसे पहले गाड़ी पहले गियर में डालो। वहां रोबिन अपनी आलीशान लंबोर्गिनी कार से टेक कर शांति से सिगरेट पी रहा था। उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर इस कदर पड़ रहे थे जैसे किसी रंगमंच पर पर्दे पड़ते हों। रोबिन धीमे धीमे अपने हाथ में राखी सिगरेट के कश ले रहा था और उसे ऊपर आसमान में देखते हुए छोड़ रहा था। रोबिन को आसमां को निहारना बेहद पसंद था। वह आसमान की ओर देखते हुए खुद से कहता है, वाह क्या सुंदर नजारा है, मानो जैसे आकाश में सैकड़ों जुगनुओं को उड़ने के लिए छोड़ दिया हो। रोबिन एक मुस्कान के साथ एक गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, पता नहीं जीवन में वापस ऐसा कोई नजारा देखने को मिलेगा या नहीं। ये कहते हुए रोबिन के चेहरे पर एक मकान उभर आती है। रोबिन की मुस्कुराहट के पीछे ढेर सारा गम और पीड़ा साफ देखी जा सकती थी। रोबिन सिगरेट का एक कश ले ही रहा होता है कि अचानक उसके सीने में एक तेज दर्द उठता है। दर्द इतना टैक्स होता है कि रोबिन की एक पल को सांस ही रुक जाती है। लेकिन इतना दर्द होने के बावजूद रोबिन अपने दर्द को अपने हाव भाव बदलने नहीं देता है। वह अपने दर्द को दबाते हुए पहले अपनी सिगरेट फेंकता है और फिर अपनी जेब से एक छोटा सा दवाई का डब्बा निकालता है और उसे खोलता है। उस दवाई के डब्बे में छोटी छोटी गोलियां थी। रोबिन उस डिब्बी में से 2 गोलियां निकालता है और उन्हें अपने मुंह में फेंके हुए उन्हें चबाकर खा जाता है। दवाई पेट में जाते ही रोबिन का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसका दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाता है। रोबिन एक गहरी सांस लेता है और फिर अपनी दूसरी जेब से वापस सिगरेट का डब्बा निकालकर उसे सुलगाने लगता है। तभी वहां खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, आधे घंटे से ज्यादा हो गया है और वो आदमी अभी तक नहीं आया है। तभी भीड़ में खड़ा दूसरा आदमी बोलता है, आएगा भी क्यों, उसने रोबिन से रेस की शर्त लगाई है और रोबिन से जीतना नामुमकिन है। एक और आदमी कहता है, मुझे तो लगता है कि डर के भाग गया है साला। उस आदमी की ये बात सुनते ही रोबिन धीमे से कहता है, गलत, बिल्कुल गलत। रोबिन की आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। रोबिन कहता है, वो आदमी डर के भागने वालों में से नहीं है। तभी वहां मौजूद एक आदमी कहता है, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं रोबिन भाई? उस आदमी की आवाज सुनकर रोबिन उस आदमी की तरफ मुड़ता है और एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उसी की आंखों ने मुझे बताया है। रोबिन की बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी वहां मौजूद एक लड़की रोबिन से पूछती है, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया रोबिन? उस लड़की के ये कहते ही रोबिन को सड़क की ओर से कुछ हल्की हल्की आवाज आती है। रोबिन कहता है, लो वो आ गया। सड़क पर फरारी कार दूर से टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई आ रही थी। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उस फरारी के ड्राइवर ने खूब शराब पी रखी हो। सब लोग उस तेज जाती में टेढ़ी मेढ़ी चलती आती गाड़ी को देख पहले तो उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहां खड़े लोगों को यह आभास होता है कि ये गाड़ी सीधी उन्हीं की तरफ आ रही थी। तभी भीड़ में मौजूद एक आदमी चीखता है, ये तो हम पर गाड़ी चढ़ा देगा, भागो यहां से। उस आदमी के ये कहते ही लोग वहां से चारों ओर भागने लगते हैं। लोगों का अंदाजा सही भी था। फरारी सीधे उन लोगों के बीच में से निकलती है और फिर सामने एक गार्डन में लगे डस्टबिन पर जाकर टकराती है और फिर रुक जाती है। सभी लोग फरारी को देखकर भौचक्के रह गए थे। रोबिन भी ये जानने के लिए जिज्ञासु था कि आखिर अभी अभी ये हुआ क्या था। कुछ सेकंड वह गाड़ी बड़ी शांति से बिना किसी हलचल के वही खड़ी रहती है। वहां मौजूद सभी लोगों की नजर अब उस गाड़ी पर थी। फिर अचानक उस गाड़ी की पैसेंजर सीट का दरवाजा धीमे से खुलता है। लोगों की जिज्ञासा और अधिक बढ़ जाती है। प्रेरणा धीमे से पहले एक पैर गाड़ी के बाहर निकालती है। प्रेरणा को बाहर आता देख लोग हतप्रभ रह जाते हैं। प्रेरणा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसे किसी वॉशिंग मशीन में डालकर घुमा दिया हो। उसके कपड़े तहस नहस हो चुके थे और उसके बाल इस कदर बिखरे थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रेरणा आसमान से गिरकर यहाँ आए हो। वहां प्रेरणा को देख रहा रोबिन और भीड़ में खड़े लोग कुछ समझ पाते इसके पहले प्रेरणा हाथों के बल घास में गिरती है और जोर से उल्टी करने लगती है। ये देखकर भीड़ में से कुछ लड़कियां और लड़के उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर भागते हैं। प्रेरणा अपना मुंह साफ करती है और फिर गाड़ी को देखकर गहरी सांसें लेते हुए कहती है, समर, तुम इस दुनिया के सबसे बेकार और बेवकूफ स्टूडेंट हो। प्रेरणा के ये कहते ही गाड़ी का दूसरा दरवाजा खुलता है और उसमें से समर बाहर निकलता है। समर बाहर निकलते ही कहता है, क्या तुम्हें ये राइड पसंद नहीं आई? मुझे तो बड़ा मजा आया, चलो अब रेस करते हैं। समर की बात सुनते ही 2 सेकंड तक कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। फिर अचानक से वहां मौजूद एक इंसान जोर का ठहाका मारकर हंसने लगता है। हर कोई समर के इस बेवकूफी से भरे आत्मविश्वास पर हंस रहा था। लेकिन समर तो समर था, ना उसे अच्छे का मोह था, ना बेइज्जती का डर। समर सभी लोगों की हंसी को नजरअंदाज करता हुआ रोबिन की ओर बढ़ता है।
समर को अपनी तरफ आता देख रोबिन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। समर रोबिन के करीब पहुंचकर उसकी आंखों में आंख डालकर कहता है, मैं तैयार हूं। बताओ रेस कहां से शुरू होगी। वहां खड़े लोग समर के इस बढ़ते आत्मविश्वास को देखकर उलझन में पड़ गए थे। उन समझ नहीं आ रहा था कि कोई नौसिखिया जो इतनी वाहियात गाड़ी चलाता हो वह रोबिन जैसे स्किल्ड ड्राइवर को क्यों चुनौती देगा। ऐसा करना तो साफ बेवकूफ़ी थी। रोबिन समर की बात सुनकर सड़क पर कुछ आगे की ओर इशारा करता है। समर रोबिन की उंगली की तरफ देखता है। वहां सड़क के किनारे पर एक लाल रंग का झंडा गड़ा था। रोबिन कहता है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां से हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे। पहाड़ी के सबसे ऊपर के हिस्से में सड़क के ठीक सामने एक बड़ा सा गुलमोहर का पेड़ है। जो उस पेड़ तक पहले पहुंच गया वो इस रेस को जीत जाएगा। रोबिन का बताया रास्ता समर के लिए तो नया था, लेकिन रोबिन उस पर कई 100 बार से भी ज्यादा बार गाड़ी चला चुका था। उससे वह रास्ता आंख बंद करके भी याद था। उस सड़क का हर गड्ढा, उसके किनारे का हर पेड़, हर पौधा रोबिन के दिमाग में बसा हुआ था। उस रास्ते पर खतरे की कोई कमी नहीं थी। गुमनाम पहाड़ी के सबसे खराब रास्तों में से एक वो ही था। उस रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे थे, बेहद तीखे मोड़ थे और वह रास्ता इतना पतला था कि एक बार में एक ही गाड़ी उस रास्ते पर चल सकती थी। उस रास्ते के सिर्फ कुछ ही भाग थे जहां दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया जा सकता था, और रोबिन इस बात का फायदा उठाने से कभी नहीं चूका था। कुछ ही मिनटों बाद समर और रोबिन दोनों की गाड़ियां अगल बगल स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी थीं। रोबिन अपना कांच नीचे करता है और समर की ओर देखता है। समर भी अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है। रोबिन कहता है, अगर हार माननी हो तो अभी मान सकते हो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। समर मुस्कुराते हुए कहता है, बड़ी अजीब बात है, मैं बस यही बात तुमसे कहने वाला था। रोबिन के पास अब और कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह धीरे से अपनी गाड़ी का कांच चढ़ा लेता है और समर की बात पर सर हिलाता है। रोबिन फिर अपनी गाड़ी के ग्लोव बॉक्स को खोलता है। उस ग्लोव बॉक्स में एक सीडी बुक रखी थी। रोबिन उस सीडी बुक को हाथ में लेता है और उसमें अलग अलग एल्बम की सीडी को पलटता रहता है। इतने में ही एक सीडी देखकर रोबिन का हाथ रुक जाता है। ये सीडी पिंक फ्लॉयड नामक एक रॉक बैंड के एल्बम द वॉल की थी। रोबिन पिंक फ्लॉयड को बेहद पसंद करता था। उसके रेसिंग करियर के शुरुआती दिनों में वो बिना पिंक फ्लॉयड के गानों के गाड़ी ही नहीं चलाता था। और आज भी कुछ ऐसा ही था। रोबिन आज भी हर रेस के दौरान म्यूजिक सुनता था। इसके लिए उसने अपनी गाड़ी में खास बेस बूस्टेड स्पीकर्स लगा रखे थे। उसकी गाड़ी का स्पीकर इतना तेज था कि उनकी आवाज़ एक एक किलोमीटर दूर तक गूंजती थी। रोबिन उस सीडी को अपनी कार में लगाता है और कुछ ही सेकंड में मन को ऊर्जा से भर देने वाली बीट्स उसकी गाड़ी में हर कहीं दौड़ने लगती हैं। रोबिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेता है। दरअसल ये रोबिन का प्री रेस रूटीन था। वह हर रेस के पहले इसी तरह से अपनी सांसों को नियंत्रित करता था और रेस ट्रैक को याद करता था। और आज भी उसके लिए ये करना जरूरी था, क्योंकि रोबिन कभी अपने कंपेटिटर्स को कम नहीं आंकता था। और ये उसकी कई सारी खूबियों में से एक थी। समर अपनी गाड़ी का कांच खोलकर प्रेरणा को आवाज देता है। प्रेरणा समर की गाड़ी के कुछ ही दूर खड़ी थी। वह अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाई थी। उसका सर अभी भी घूम रहा था और उसे बार बार उल्टी आ रही थी। तभी समर कहता है, अरे वहां क्या कर रही हो, जल्दी आओ भाई, रेस शुरू होने वाली है। समर की बात सुनकर प्रेरणा घबरा जाती है। वह कहती है, तुमने ये सोच भी कैसे लिए कि मैं तुम्हारे साथ इस गाड़ी में वापस बैठूंगी। अभी तक तुमने मेरी हालत खराब कर दी। अगर इस रेस में मैं तुम्हारे साथ बैठ गई तो तुम तो मेरी जान ही ले लोगे। प्रेरणा की बात सुनकर समर के उत्साह को थोड़ी ठेस पहुंचती है। वह कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें जीत का क्रेडिट नहीं दिया। प्रेरणा समर की बात सुनकर अपनी आंखें घुमा लेती है। तभी दो हटे गट्टे लोग हाथ में कुछ सामान लिए समर की गाड़ी के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। समर आवाज देकर उनसे पूछता है, क्या हो गया भाई, मुझे रेस में भाग लेना है, हटो सामने से। समर की बात पर उनमें से एक समर के कांच के पास आकर कहता है, इस रेस के कुछ रूल्स हैं। उनमें से एक ये है कि आपको अपनी गाड़ी में सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स लगाने होंगे। हम वही लगाने आए हैं। समर जिज्ञासा से पूछता है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स? वह आदमी जवाब में कहता है, हाँ, आपकी गाड़ी में कुल 6 कैमरा इंस्टॉल होंगे, जिसमें से 2 कैमरे गाड़ी के दोनों साइड पर लगेंगे। एक डैशबोर्ड पर आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक आपके ठीक सामने जो आपको रिकॉर्ड करेगा। इसी के साथ हम एक कैमरा आपके स्पीडोमीटर के पास भी लगाएंगे, ताकि आप लोगों की स्पीड और पोजीशंस हम लोग मॉनिटर कर सके। समर इस सारी समझाइश को सुनकर पूछता है, क्या ये सारी चीजें रोबिन की गाड़ी में भी लगी हैं? दोनों आदमी हाँ में सर हिलाते हैं। समर कहता है, ठीक है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समर के ये कहते ही वह दोनों आदमी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुल 10 मिनट में समर की गाड़ी में 5 कैमरा लग चुके थे। कुछ ही मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट के दोनों तरफ बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स चमकने लगती है। दाईं और वाली स्क्रीन पर रोबिन का लाइव फुटेज टेलीकास्ट हो रहा था और बाई वाली स्क्रीन पर समर का। रोबिन स्क्रीन को देखकर उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जैसे ही समर की नजरें अपनी फुटेज वाली स्क्रीन पर जाती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। समर स्क्रीन में देखकर अपने बाल संवारने लगता है। बाहर खड़ी प्रेरणा समर की स्क्रीन को देखकर अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, ये कभी नहीं सुधरेगा। ये रेस इंटरनेट पर लाइव टेलीकास्ट होने वाली थी। दोनों की गाड़ियों में कैमरे और सेंसर्स लगे थे, तो उनकी स्पीड और पोजीशंस के बारे में लोगों को उपदेश देने वाले थे। गुमनाम पहाड़ी पर होने वाली लगभग हर रेस इसी तरह से टेलीकास्ट की जाती थी।
और जोधपुर में स्ट्रीट रेसिंग इलीगल होने के कारण ये रेस इंटरनेट की खुफिया दुनिया यानी कि डार्क वेब पर टेलीकास्ट की जाती थी। ऐसी रेसों में शुरुआत में तो बस कुछ हजार लोग ही जुड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे रेस आगे बढ़ती जाती थी और दिलचस्प होती जाती थी, देखने वालों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा अधिक हो जाती थी। और इन अंडरग्राउंड रेसिंग का बादशाह था रोबिन। रेस के लाइव टेलीकास्ट होने कारण रोबिन के दुनिया भर में फैन बन चुके थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह के रेसिंग के फंस रोबिन के बारे में जानते थे और उसकी इज्जत करते थे। और ये बात आज साफ देखी जा सकती थी। लाइव टेलीकास्ट के शुरू होते ही लोगों ने लाइव वीडियो पर कमेंट्स करना शुरू कर दिए थे। ये कमेंट्स दोनों स्क्रीन पर साफ देखे जा सकते थे। रोबिन का फुटेज लाइव आते ही लोगों ने कमेंट्स की भरमार कर दी थी। हियर ही इज, रॉबिन हस कम, आज रोबिन की रेस है, आज तो दिन बन जाएगा। रोबिन, आज किसे धूल चटाने वाले हो? रोबिन कितना हैंडसम है, आई विश मैं कभी असली में इससे मिल पाऊं। तब ही स्क्रीन पर समर का फुटेज आता है। समर को देखते ही ऑनलाइन रेस देख रहे लोगों के भाव बदल जाते हैं। उसे देखकर लोग तरह तरह के कमेंट्स करने लगते हैं। अब ये कौन छछूंदर है, इसे तो पहले कभी नहीं देखा, क्या ये अपनी पहली रेस में ही रोबिन के साथ मुकाबला करेगा? ये तो कोई एरा गैरा लगता है, ये रेस तो एक तरफा होने वाली है। ये कौन है, क्या अब कोई भी नौसिखिया अंडरग्राउंड रेसिंग कर सकता है? हर कोई इस रेस में समर के खिलाफ खड़ा था, लेकिन समर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो स्क्रीन पर आते हुए उन कमेंट्स की तरफ भी नहीं देख रहा था। उसका ध्यान स्टार्टिंग पॉइंट के बगल में खड़ी उन मॉडल्स पर था जो उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराई जा रही थी। समर भी उन खूबसूरत मॉडल्स को देखकर बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था। तब ही उनमें से एक मॉडल कैट वॉक करती हुई समर की ओर बढ़ती है। उस मॉडल के हाथ में एक माइक था। उसने हरे रंग का क्रॉप टॉप पहना था और छोटे छोटे शॉर्ट्स पहने थे। उसके पैरों में काले रंग की लंबी सी हील्स थी जो उसके चलने पर टकर टकर की आवाज कर रही थी। वह मॉडल समर की गाड़ी की खिड़की के पास पहुंचती है और झुककर खिड़की से थोड़ा अंदर आती है। समर को उस मॉडल के खिड़की के पास आते ही एक जोरदार खुशबू आती है। वह मॉडल माइक में पूछती है, मिस्टर समर, क्या आप इस रेस के लिए तैयार हैं? समर उस खूबसूरत मॉडल को देखता रह जाता है। वह मॉडल दोबारा पूछती है, मिस्टर समर, क्या आप तैयार हैं? समर को होश आता है और वह हड़बड़ाहट में कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? समर की ये बात सुनकर वहां खड़े सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। प्रेरणा शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लेती है। ऑनलाइन देख रहे लोग समर की ये बात सुनकर कमेंट्स की भरमार लगा देते हैं। कैसा बेशर्म आदमी है, ये क्या बदतमीजी है, मुझे तो देखकर ही लगा था कि ये एक लफंगा है। व्हाट अ परवर्ट। वह मॉडल समर की यह बात सुनकर हल्के से हंसती है और फिर समर के चेहरे को पकड़कर कहती है, यू आर नॉटी बॉय, रेंट यू। ये कहकर वह मॉडल रोबिन की कार के पास जाकर उससे भी यही सवाल पूछती है। रोबिन बिना कुछ कहे अपना सर धीमे से हाँ में हिला देता है। उसके बाद वह मॉडल दोनों कारों के बीचों बीच जाकर आगे देखती हुई खड़ी हो जाती है। तब ही रेस का कमेंटेटर माइक में कहता है, हर रेस की तरह इस बार भी ब्रा के जमीन पर गिरते ही रेस शुरू हो जाएगी। अगर ब्रा के जमीन से गिरने के पहले कोई भी प्रतिभागी आगे बढ़ता है तो वह एलिमिनेट हो जाएगा। कमेंटेटर की बात सुनकर समर का सर चकरा जाता है। वह मन ही मन सोचता है, ब्रा के जमीन पर गिरते ही, ये क्या बकवास है। तब ही समर के सामने खड़ी मॉडल कुछ करती है जिसे देखकर समर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह मॉडल अपने क्रॉप टॉप के अंदर हाथ डालती है और अपनी ब्रा खोलकर बाहर निकल लेती है। उसके ऐसा करते ही वहां खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ऑनलाइन देख रहे दर्शक भी कमेंट्स में उत्साह की भरमार लगा देते हैं। वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था। प्रेरणा अपनी आंखें बंद कर समर के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह मन ही मन कहती है, हे भगवान, मैं ये नहीं मांगूंगी कि समर ये रेस जीत जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ ये असंभव है, लेकिन आप बस उसकी जान बचा लेना। कमेंटेटर रेस के शुरू होते हुए कहता है, प्लेयर्स इन पोजीशन, 3, 2, 1, ड्रॉप इट। उस कमेंटेटर के ड्रॉप इट बोलते ही उस मॉडल के हाथ से ब्रा नीचे गिर जाती है। इससे पहले कि समर कुछ समझ पाता, वह ब्रा जमीन पर गिर जाती है। ब्रा के जमीन को छूते ही रोबिन की गाड़ी में से एक खूंखार गुर्राहट सुनाई देती है। 1 सेकंड से भी कम समय में रोबिन धुआं उड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। कमेंटेटर माइक में कहता है, 0 से 80, 1 सेकंड से भी कम में। रोबिन सच में लाजवाब है। प्रेरणा रोबिन के यूं निकलने पर चौंक जाती है। वह भी बाकियों की तरह रोबिन की गाड़ी को देखती रह जाती है। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे रोबिन की गाड़ी अचानक अदृश्य हो गई हो। तब ही अचानक प्रेरणा का दिमाग खनकता है। उसके दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजती है, समर कहाँ है? प्रेरणा जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। समर अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही खड़ा था। ऑटो और उसकी गाड़ी भी बंद थी। लेकिन इतना ही नहीं था, समर वहां गाड़ी में बैठा बैठा उस मॉडल से बात कर रहा था जिसने अभी अभी अपनी रेस स्टार्ट की थी। प्रेरणा गुस्से से ताम तमा जाती है। और आखिर क्यों ना होती गुस्सा, समर पूरी की पूरी रेस छोड़कर उस लड़की से बात करने में मशगूल था। प्रेरणा तेज कदमों से समर की ओर बढ़ती है और चिल्लाती है, तुम पागल हो क्या? बेशर्म आदमी, तुम्हें रेस में हिस्सा नहीं लेना। प्रेरणा की आवाज सुनकर समर कहता है, अरे इतना गुस्सा क्यों होती हो? इस बेचारी ने रेस के खातिर अपने कपड़े उतार दिए। मुझे लगा इसे ठंड लग रही होगी, इसीलिए सोचा पूछ लूं। समर की ये बात सुनते ही वहां खड़े लोग पागलों की तरह हंसने लगते हैं। हर किसी ने ये बात सुनी थी
औरतों और ऑनलाइन देख रहे दर्शकों ने भी ये बात सुनी थी। सब लोग समर को देखकर हंसे जा रहे थे। लोगों ने समर को एक सिरफिरा घोषित कर दिया था, और करते भी क्यों नहीं, समर ने हरकत ही ऐसी की थी। ऑनलाइन आ रहे कमेंट्स में भी लोग समर को उल्टा सीधा कहे जा रहे थे। हर दूसरे कमेंट में या तो सिरफिरा या पागल या बेवकूफ जैसे शब्द थे। समर की जो बची कुछ इज्जत थी वो भी इस कारनामे के बाद खत्म हो चुकी थी। तभी प्रेरणा चिढ़ते हुए समर को चिल्लाती है, यू आर अनबिलीवेबल, यू आर इम्पॉसिबल टू डील विद, तुम मुझे पागल कर दोगे। समर प्रेरणा को चिल्लाता देख कहता है, अरे शांत हो जाओ, इतना गुस्सा काहे कर रही हो। लेकिन अब प्रेरणा का पारा चढ़ चुका था। वह एक गहरी सांस लेती है और फिर अपने दांत पीसते हुए कहती है, समर, ये मेरा हुक्म है कि तुम अभी के अभी रेस शुरू करो। समर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जैसा आप कहे साली जी। जैसे ही प्रेरणा समर पर चिल्लाती है, समर हड़बड़ी में कार स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसकी कार रुक जाती है। प्रेरणा कार के रुकने का कारण समझ जाती है। वह अपनी आवाज तेज कर कुछ दूरी से ही से समर पर चिल्लाते हुए कहती है, पागल आदमी, ब्लॉक चेंज करो। जो लोग ये रेस लाइव देख रहे थे वह समर की वाहियात कार ड्राइविंग को देखकर तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं। अरे देखो कैसा पागल इंसान है, ना इसे गाड़ी की सूझबूझ है और ना ही अपनी मौत का डर। ये तो आज गया। थैंक गॉड मैंने आज का लाइव कास्ट मिस नहीं किया, वरना ऐसा कॉमेडी शो शायद मुझे फिर कभी लाइव देखने नहीं मिलता। प्रेरणा भी लाइव टेलीकास्ट पर समर को लेकर लोगों के कमेंट्स पढ़ पा रही थी। उसे एक तरफ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और दूसरी तरफ समर की जान का डर उसे सता रहा था। प्रेरणा को पता था कि रोबिन जैसे फेमस और स्किलफुल कार रेसर के सामने समर कभी नहीं जीत पाएगा। वह बस इतना ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि बस समर इस रेस में अपनी जान ना गवा दे। समर जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन उससे फरारी अभी भी संभाली नहीं जा रही थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई आदमी शराब पीकर अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी चला रहा हो। प्रेरणा समर को इस तरह गाड़ी चलाते देखते मन ही मन कहती है, पता नहीं मैंने और मेरी दीदी ने पिछले जन्म ऐसे कौन से काम किए थे जिसकी सजा देने के लिए भगवान ने समर जैसे पागल इंसान को इस जन्म में हमारे पर लेकर दिया। प्रेरणा समर की हरकतों को देख शर्म से पानी पानी हो जाती है। वह अपने हाथ पर सर रखकर रोड के किनारे खड़े होकर वहीं से ही स्क्रीन पर रेस देखती है। समर ने अब गाड़ी को अपने काबू में कर लिया था। गाड़ी की रफ्तार काफी कम थी, लेकिन गाड़ी सही दिशा में सीधे सीधे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वह जानता था कि अब उसे सीरियस होना पड़ेगा, वरना उसका मजाक तो बनेगा ही, ऊपर से वह कीर्ति लाल का दिया हुआ सुप्रीम ब्लैक कार भी हार जाएगा, और अगर कीर्ति को ये पता चला तो वह भी उस पर गुस्सा करेगी। समर मन ही मन सोचता है, एक तरफ प्रेरणा का विश्वास, दूसरी तरफ ईशा की गाड़ी और ऊपर से कीर्ति लाल का दांव पर लगा सुप्रीम ब्लैक कार्ड। अगर मैं रेस हार गया तो ये तीनों औरतें मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। मुझे ये रेस किसी भी कीमत पर जीतनी ही होंगी। दरअसल समर जब गरुड़ सेना में था उसने कई सारे मिशंस पर काम किया था। उनमें से कुछ मिशंस रूस की पहाड़ियों पर थे। उस वक्त समर कार ड्राइविंग में इतना निपुण था कि लोग उसे गोस्ट राइडर कहकर बुलाते थे। लेकिन पिछले 3 सालों से समर ने किसी कार को छुआ तक नहीं था, जिसकी वजह से वह अपना कॉन्फिडेंस और स्किल्स खो चुका था। लेकिन समर को खुद पर और उसकी शक्तियों पर पूरा भरोसा था। समर एक लंबी सांस लेता है और खुद से कहता है, चल बेटा समर, अब इस कार की रफ्तार तेज कर, इस रेस को यादगार बनाने का समय आ गया है। इतना कहकर समर गाड़ी के एक्सेलरेटर पर हल्के से अपना पांव रखता है और कुछ ही सेकंड्स में गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन अभी भी समर और रोबिन के कार की बीच की दूरी 2 किलोमीटर थी। समर को किसी भी तरह अपनी गाड़ी रोबिन के पास तक ले जानी थी। समर के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। उसके भाव ऐसे नजर आ रहे थे जैसे वह जानता हो कि वह किस तरह से अपनी कार रोबिन की कार के पास ले जाने वाला है। समर मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, अब वक्त है इस गाड़ी को हवा की सैर करवाने का। इतना कहकर समर अपने 5 चक्र जागृत करने से आई सारी शक्तियों का एक साथ उपयोग कर स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लेते हैं। उसका शरीर थरथरा रहा था, आंखें लाल थी और चेहरे पर इस तरह की शैतानी मुस्कुराहट जैसे वह ये जंग जीतकर रोबिन को नहीं यमराज को इस चुनौती में हरा देने वाला हो। और असल में इस गुमनाम पहाड़ी पर इतने खतरनाक घुमाव थे कि समर जैसा आदमी जिसे फरारी जैसी कार और इस पहाड़ी के घुमाव का कोई ज्ञान नहीं था, ऐसे इंसान के लिए ये रेस यमराज के साथ किसी जिंदगी और मौत के खेल से कम नहीं थी। समर जैसे ही अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाने की कोशिश करता है, कुछ ही सेकंड्स में गाड़ी की रफ्तार 260 किलोमीटर पर आवर से पार हो जाती है। लोग स्क्रीन पर समर की कार की स्पीड देखकर दंग रह जाते हैं। समर की कार को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि या तो उसकी कार कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगी या फिर वह अपना सारा कंट्रोल खोकर पहाड़ी से नीचे गिर जाएगा। समर अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के साथ खेल रहा था और आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसे इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था। वही रोड के किनारे पर खड़ी प्रेरणा जब समर की कार स्क्रीन पर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है कि क्या ये वही समर है जिसे कुछ देर पहले तक कार स्टार्ट करना भी नहीं आ रहा था और अब वह गाड़ी ऐसे चला रहा था जैसे अभिमन्यु अपनी मां के पेट से चक्रव्यूह भेदने की कला सीख कर आया था। उसी तरह समर भी अपनी मां के पेट से कार को चलाने का ज्ञान प्राप्त करके आया हो। वही समर की कार से कुछ दूरी पर रोबिन पिंक फ्लॉयड की अपनी पसंदीदा एल्बम के गाने सुनते हुए आराम से गाड़ी चला रहा था। उसे पता था कि समर जैसा आदमी जिसे कार का कुछ ज्ञान नहीं है, वह गुमनाम जैसी खतरनाक पहाड़ी पर उसकी गाड़ी के आसपास कभी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही रोबिन की नजर आईने पर पड़ती है, वह देखता है कि समर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी गाड़ी के करीब आ रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। रोबिन अपनी आंखें मसलकर वापस आईने में देखता है और समर एक ही सेकंड में रोबिन की कार के और पास आ चुका हुआ होता है। समर की कार को देख रोबिन के मुंह से यही शब्द निकलते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल। मानव के द्वारा सैद्धांतिक रूप से कार की लिमिट 200
प्रति घंटे सेट की गई है, लेकिन समर अपनी फरारी 260 प्रति घंटे के हिसाब से चला रहा था, वह भी ऐसी पहाड़ी पर जहां कई सारे खतरनाक और घुमकदार मोड़ थे और इस पहाड़ी का उपयोग सालों से रेसेस के अलावा किसी ने नहीं किया था। इस वजह से इसके रास्तों की मरम्मत भी कई सालों से नहीं हुई थी। समर इस पहाड़ी पर पहली बार आया था, उसे इस पहाड़ी के मोड़ों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी कार इस तरह चला रहा था जैसे उसने इस पहाड़ी के रास्तों में खेल खेल कर अपना बचपन गुजारा हो। समर की कार की यह रफ्तार रोबिन की समझ से परे थी। रोबिन एक लंबी सांस लेकर सीरियस मोड में आ जाता है और गियर्स बदलते हुए अपनी कार की रफ्तार और तेज करता है। समर की कार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह रात के अंधेरे को चिरकर आगे बढ़ रही हो। गाड़ी के पीछे के पाइप से रेड फ्लैम्स निकल रही होती है। ये नज़ारा खूबसूरत होने के साथ साथ काफी डरावना भी था। वहीं दूसरी ओर बैठे लोग बड़ी स्क्रीन पर रेस का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। समर की कार को इतनी रफ्तार में रोबिन की कार के पास आता देख सभी लोग दंग रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और दान आने के बाद एक कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। क्या यह आदमी सच में रोबिन जैसे होनहार रेसर को हरा देगा? यह क्या हो रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं एक सेकंड के लिए वॉशरूम क्या गया, यहाँ तो सारा का सारा गेम ही चेंज हो गया। यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह आदमी जिससे थोड़ी देर पहले तक गाड़ी स्टार्ट करते नहीं बन रहा था, वह इतनी रफ्तार में गाड़ी चला रहा है। दूसरी ओर खड़ी प्रेरणा खुद की आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब उसके मन में एक उम्मीद की किरण जग उठी थी। अब वह सच में समर को जीतते देखना चाहती थी। लाइव स्क्रीन के सामने बैठे हुए लोगों में एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे वो देखो, पहाड़ी का पहला खतरनाक घुमाव आ गया है। अब ये समर का बच्चा रोबिन भैया से किसी भी हालात में नहीं जीत पाएगा। दरअसल गुमनाम पहाड़ी पर कुल 18 घुमाव थे और हर एक घुमाव बाद वाले से खतरनाक था। इन घुमावों को वही इंसान पार कर सकता था जिन्हें इनका ज्ञान हो। रोबिन ने इस पहाड़ी पर काफी वक्त बिताया है, वह गुमनाम पहाड़ी के हर एक घुमाव से अच्छी तरह वाकिफ था। वही दूसरी ओर समर पहली बार इस पहाड़ी पर आया था और रेस के चक्कर में फंस गया था। समर की एक छोटी गलती से उसकी जान जा सकती थी। कुछ बरसों पहले लोग जोधपुर से बाहर दूसरे शहर जाने के लिए इस पहाड़ी का उपयोग करते थे, लेकिन उन्हें इस पहाड़ी को पार करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए जोधपुर की सरकार ने इस पहाड़ी पर हाईवे बनाने का काम चालू किया था। जब तक कम पहले घुमाव तक पहुंचा, रोड बनाने वाले मजदूर जान चुके थे कि यहाँ रास्ता बनाना बेहद कठिन है। इस पहाड़ी का पहला घुमाव इतना खतरनाक था कि लोगों ने इस घुमाव का नाम डेडली टर्न रख दिया था। कुछ महीने बीते और सरकार को जोधपुर से बाहर जाने के लिए एक सीधा सरल रास्ता मिल गया और उन्होंने इस पहाड़ी पर हाईवे बनाने का काम अधूरा ही छोड़ दिया। तब से ये पहाड़ी रेसेस का अड्डा बन गई थी। चूंकि रोबिन ने ये डेडली टर्न कई बार पार किया हुआ था, उसे इस घुमाव को पार करने में कोई दिक्कत नहीं आई। वह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अपना सिग्नेचर ड्रिफ्टिंग मूवमेंट यूज करता है और कुछ ही देर में उस घुमाव को पार कर लेता है। ये देख स्क्रीन के सामने बैठे हुए लोग अपनी कुर्सी से उठकर इस तरह ताली बजाते हैं जैसे उन्होंने रोबिन की जीत देख ली हो। दरअसल ये सारे लोग रोबिन के इस सिग्नेचर ड्रिफ्टिंग मूवमेंट के फैन थे। अगर वह 1000 बार भी इस मूवमेंट को देख रहे होते तो भी उनके चेहरे पर वैसी ही उत्सुकता रहेगी जब उन्होंने रोबिन को पहली बार यह मूव यूज करते देखा था। दूसरी तरह प्रेरणा अपनी फिंगर्स क्रॉस करके स्क्रीन की तरह इस उम्मीद से देखती है कि समर रेस जीते ना जीते, लेकिन इस घुमाव को किसी भी तरह बस पार कर ले। रोबिन उस घुमाव को आसानी से पार कर अपनी कार एक जगह रोक लेता है। वह देखना चाहता था कि समर किस तरह इस डेडली टर्न को पार करता है। समर घुमाव से पहले कुछ दूरी पर अपनी कार खड़ी कर उस घुमाव को गौर से देखते हुए कुछ सोचने लगता है। स्क्रीन के सामने बैठे हुए लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये हार मानने वाला है या सच में भी इस घुमाव को पार करने के लिए तैयार हो रहा है। कुछ देर सोचने के बाद समर अपनी कार स्टार्ट करता है और कार की स्पीड नॉर्मल ही रखकर उस मोड़ की ओर बढ़ जाता है। सभी लोग अपनी सीट्स को कस के पकड़ लेते हैं। वह देखना चाहते थे कि क्या समर सच में डेडली टर्न पार कर लेगा या वह इसे पार करते हुए मौत को प्यारा हो जाएगा। समर धीरे धीरे अपनी कार घुमाव पर चलने देता है, लेकिन ये करते हुए उसे बार बार स्टीयरिंग व्हील्स घूमना पड़ रहा था। लेकिन उसे अपने पर विश्वास था और इसी विश्वास के साथ कुछ ही देर में समर उस घुमाव को पार कर लेता है। समर को इतने खतरनाक घुमाव को इतनी आसानी से पार करता देख रोबिन के साथ साथ सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेरणा लंबी सांस लेती है और एक छोटी बच्ची की तरह खिलखिलाकर ताली बजाने लगती है। लेकिन खेल अभी बहुत बाकी था। डेडली टर्न के बाद हर एक घुमाव डेडली टर्न से भी ज्यादा खतरनाक थे। समर को पहला घुमाव पार करने में थोड़ी तकलीफ तो आई, लेकिन उसने वह घुमाव पार कर लिया था। अब उसके सामने जीत तक पहुंचने के लिए कुल 17 घुमाव के साथ साथ काफी चुनौतियां थी। रोबिन समर को इतनी आसानी से डेडली टर्न पार करता देख भौचक्का रह गया था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि समर ने एक ही बार में बिना फंसे उस टर्न को कैसे पार कर लिया था। रोबिन नहीं जानता था कि समर ने उस डेडली टर्न को देखते ही अपने दिमाग में सारा गणित कर लिया था। उसे कितनी स्पीड पर किस एंगल पर स्टीयरिंग को घुमाना था समर जानता था। ये कोई तुक्का या किस्मत नहीं, एक बेहतरीन सोची समझी चाल थी। दरअसल आज से कुछ साल पहले रोबिन को उसका सबसे ताकतवर ओपोनेंट मिला था और वह ओपोनेंट एक प्रोफेशनल रेसर था जो कि भेस बदलकर रोबिन से मुकाबला करने उसे ढूंढता हुआ गुमनाम पहाड़ी तक आया था। रोबिन का आज भी यही कहना था कि उस रेसर से स्किलफुल रेसर उसने आज तक नहीं देखा था, लेकिन वह प्रोफेशनल रेसर भी इस डेडली टर्न पर आकर फंस गया था। समर का एक बार में डेडली टर्न को पार कर पाना गुमनाम पहाड़ी के इतिहास में लिखे जाने वाली घटना थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। समर को डेडली टर्न से निकलता देख रोबिन भी अपनी गाड़ी शुरू करता है। उन दोनों की गाड़ियां कुछ ही दूरी पर थी क्योंकि समर की गाड़ी थोड़ी रफ्तार से चलती आ रही थी। वह 2 सेकंड के भी अंदर रोबिन के कार के बाब में आ जाता है। रोबिन और समर दोनों की कारों की रफ्तार अभी धीमी और बराबर थी।
उनकी गाड़ियां साथ ही में चलने लगी थी। तब ही रोबिन और समर की आंखें मिलती हैं। उन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह दोनों समझ चुके थे कि ये रेस एक कड़ा मुकाबला बनने वाली थी। रोबिन समर को देखते हुए मन ही मन सोचता है, तो तुम झूठ रच रहे थे। तुम एक स्किल्ड ड्राइवर हो, एक भेड़ की खाल में भेड़िया। रोबिन और समर के बीच एक ऐसा कनेक्शन बन चुका था कि रोबिन के बिना कहे भी समर उसके मन की सारी बातें सुन पा रहा था। रोबिन की बात समझकर समर उसकी ओर देखते हुए मन ही मन कहता है, भेड़ की खाल में भेड़िया नहीं, भेड़िए की खाल में शेर। यह मन में कहते ही समर फिर अपने चक्रों की ऊर्जा को स्टीयरिंग व्हील से इंजन की ओर बढ़ाता है और साथ ही में पूरा एक्सेलरेटर पैडल दबा डालता है। समर की गाड़ी कुछ एक सेकंड से भी कम में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंच जाती है और समर रोबिन की कार को झट से ओवरटेक कर लेता है। समर की इस हरकत को देखकर रोबिन के चेहरे की मुस्कान और अधिक बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर गिरते लंबे लंबे बाल और उसकी बड़ी सी मुस्कान के साथ वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई साइकोपैथ किलर हो। रोबिन झट से अपनी कार में चल रहे रॉक म्यूजिक की आवाज और बढ़ाता है और जोर से चीखते हुए कहता है, लेट्स रेस बिचेस। ये कहते ही रोबिन के शरीर में एक अलग सी फुर्ती आ जाती है। वह झट से गियर बदलता है और उसकी गाड़ी सनसनाती हुई रफ्तार पकड़ने लगती है। वहां स्क्रीन पर और ऑनलाइन रेस देख रहे लोगों के उत्साह के कोई ठिकाने नहीं थे। समर रोबिन को ओवरटेक करके फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका था और रोबिन अपने बीस्ट मोड में आ चुका था। रेस देख रहा हर व्यक्ति ये जान चुका था कि ये रेस ऐतिहासिक होने वाली है। प्रेरणा भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से स्क्रीन को एकटक देख रही थी। उसकी प्रार्थना अब बदल चुकी थी, अब वह समर को जीते देखना चाहती थी। समर तेज रफ्तार से अगले मोड़ की तरफ बढ़ रहा था और उसके कुछ ही पीछे अपनी रफ्तार बढ़ाते हर रोबिन किसी शिकार करते चीते की तरह बढ़ रहा था। ऑनलाइन दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ ही मिनट में हर सोशल मीडिया के रेसिंग ग्रुप्स में इसी रेस के बारे में बातें हो रही थी। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव स्ट्रीम पर जुड़ते जा रहे थे। कमेंट्स इतने तेजी से आ रहे थे कि लोग उन्हें पढ़ ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि आज रोबिन एक नए रेसर के साथ रेस कर रहा था, लोगों ने इस रेस का नाम रोबिन वर्सेस नोबडी रख दिया था। हर सोशल मीडिया वेबसाइट पर हैशटैग रोबिन वर्सेस नोबडी ट्रेंड कर रहा था। दूसरा टर्न बस कुछ ही मीटर दूर था। समर ने पहले इनमें से कोई भी टर्न नहीं देखा था, इसीलिए स्वाभाविक तौर से उसे टर्न के पहले गाड़ी थोड़ी धीमी करनी पड़ रही थी। लेकिन समर जैसे ही टर्न के पहले गाड़ी की रफ्तार कम करता है, रोबिन अपनी कार लिए भनभनाता हुआ समर को ओवरटेक करता है और ड्रिफ्ट मारते हुए टर्न को पार करते हुए आगे निकल जाता है। रोबिन को आगे जाता देख समर के चेहरे पर फिर एक मुस्कान आ जाती है। रोबिन और समर दोनों को एक दूसरे से मुकाबला करने में मजा आ रहा था। स्क्रीन्स पर देख रहे लोग रेस के उतार चढ़ाव को देख पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। लाइव स्ट्रीम पर लोगों के कमेंट्स तेजी से आए जा रहे थे। लोगों का उत्साह इतना बढ़ गया था कि अब वो ऑनलाइन डोनेशंस देने लगे थे। इन डोनेशन से उस लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट को जो ये रेस स्ट्रीम कर रही थी, इतना लाभ होने लगा कि उस कंपनी का सीईओ भी अब इस रेस को देख रहा था। रोबिन को आगे निकलता देख उसके ऑनलाइन फैंस ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया था। रोबिन की प्रशंसा में वापस तरह तरह के कमेंट्स आए जा रहे थे। तुक्का तो हर किसी से पड़ जाता है, दम है तो रोबिन की तरह हर टर्न लेकर बताओ। नो वन कैन डिफीट द रेस किंग, वी लव योर रॉबिन। रेस में कुछ भी हो, इस रेस का नतीजा हम सब जानते हैं, रोबिन ही जीतेगा। प्रेरणा मन ही मन समर के वापस आगे निकलने की प्रार्थना करने लगी थी। अब जब उसने समर की काबिलियत देख ली थी, तो उसे ऐसा विश्वास था कि समर भी इस रेस को जीत सकता है। प्रेरणा मन ही मन कहती है, गो फॉर इट समर, मुझे तुम पर विश्वास है। रेस के हालत अगले कुछ मिनटों तक एक जैसे ही थे। किसी मोड़ के बाद रोबिन आगे आ रहा था, तो किसी मोड़ के बाद समर रोबिन को ओवरटेक कर रहा था। बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। ऐसे ही करीब 15 डेडली टर्न्स खत्म हो चुके थे। इस टर्न के बाद रोबिन फर्स्ट प्लेस पर था और समर उससे कुछ 10 मीटर की दूरी पर था। रोबिन और समर रेस में इतनी मशगूल थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई सुध ही नहीं था। वो वही उस गाड़ी में और उस ट्रैक पर मौजूद थे और कहीं नहीं। दरअसल रोबिन वर्सेस नोबडी के लाइव स्ट्रीम पर करीबन 50 लाख लोग आ चुके थे। ये उस लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर आए सबसे ज्यादा ट्रैफिक से 10 गुना ज्यादा ट्रैफिक था। इसके कारण हुआ ये कि उस वेबसाइट के सर्वर क्रैश हो गए और देश और दुनिया भर में इस रेस को देख रहे लोगों की स्क्रीन अचानक से बंद हो गई। लेकिन उस कंपनी का सीईओ खुद इस रेस को देख रहा था और जैसे ही उसे सर्वर क्रैश होने की खबर मिली, उसने तुरंत एक्शन लिया। उसने अपनी वेबसाइट पर चल रहे सारे दूसरे लाइव स्ट्रीम रुकवा दिए और सारे सर्वर रोबिन वर्सेस नोबडी के स्ट्रीम पर शिफ्ट कर दिए। इसके कारण बाकी स्ट्रीम देख रहे लोगों की भी स्क्रीन्स पर ये रेस खुल गई और अब करीबन 90 लाख लोग इस रेस को लाइव देख रहे थे। अगर आज ये नोबडी रोबिन को इस रेस में हरा देगा, तो ये रेस इतिहास का एक हिस्सा मानी जाएगी और इसी इतिहास का साक्षी बनने पूरे 90 लाख लोग इंतजार कर रहे थे। गुमनाम पहाड़ी पर ठंडी और तेज हवाएं चल रही थी। ऐसे तो मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन वहां किसी को ठंड नहीं लग रही थी। वहां मौजूद हर इंसान या तो स्क्रीन पर या अपने मोबाइल फोन में आंखें गड़ाए वह रेस देख रहा था। लोग चाहकर भी स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटा पा रहे थे। रेस अपने अंतिम पड़ाव पर थी और लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर था। सिर्फ आखिरी के 2 टर्न बचे थे और समर अभी लीड पर था। रेस का कमेंटेटर, जो अभी तक रेस में खोया हुआ था, अचानक माइक में कहता है, ये ऐतिहासिक रेस अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। सिर्फ आखिरी के 2 टर्न्स बचे हैं एंड मिस्टर नोबडी इज ऑन अ लीड ऑफ 2.5 मीटर्स। प्रेरणा पूरी रेस के दौरान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी।
वह एक टच स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए हुए थी। उसे इस पल बाहरी दुनिया का कोई होश नहीं था। अगर कोई प्रेरणा से अभी उसका नाम पूछता तो शायद प्रेरणा वो भी नहीं बता पाती। उसके दिमाग में सिर्फ समर की जीत की प्रार्थना चल रही थी। अगला मोड़ आ चुका था। यह मोड़ काफी बड़ा था और इस पर एक साथ दो गाड़ियां निकल सकती थी। और रोबिन ठीक इसी बात का फायदा उठाता है। समर जैसे ही मोड़ पर अपनी गाड़ी की रफ्तार काम करके मोड़ लेता है, रोबिन तेज गति से आते हुए एक भयानक ड्रिफ्ट मारते हुए समर की गाड़ी से आगे निकल जाता है। रोबिन की ड्रिफ्ट इतनी खतरनाक थी कि पूरे मोड़ पर धूल और धुआं उड़ने के कारण कुछ भी दिखना बंद हो गया था। समर के दाईं और उबड़ खाबड़ चट्टान थी और बाएं और गहरी खाई। उसकी एक चूक उसे मौत के घाट उतार सकती थी। इसीलिए समर को न चाहते हुए भी अपनी गाड़ी की रफ्तार कुछ काम करनी पड़ती है। ऑनलाइन देख रहे दर्शक फिर रोबिन की प्रशंसा के पल बांधने लग जाते हैं। देखा, रोबिन हो हराना इम्पॉसिबल है। व्हाट अ मूव, रॉबिन इज सच अ चैंपियन। रोबिन की जीत अब निश्चित है। वहां स्क्रीन पर देख रही प्रेरणा डर के मारे अपनी मुट्ठी कस लेती है। धूल और धुएं के कारण समर की कार के कैमरों की फुटेज में कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन एक ही सेकंड बाद उस धूल के गुबार को चीरते हुए समर की कार आगे निकलती है। ये देखकर प्रेरणा की सांस में सांस आती है। समर की कार की रफ्तार बढ़ते ही गुमनाम पहाड़ी पर मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लोग अब समर को पसंद करने लगे थे। ये देखकर प्रेरणा के मन में और विश्वास पैदा हो जाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तब ही कमेंटेटर कहता है, सिर्फ आखिरी चरण बचा है और मिस्टर रोबिन लीड पर हैं। अगर मिस्टर नोबडी आखिरी मोड़ के पहले रोबिन को ओवरटेक नहीं कर पाते हैं तो उनका जीतना नामुमकिन है। क्योंकि आखिरी मोड़ के बाद पहाड़ी के ऊपर तक सिर्फ सिंगल लेन रोड है। यानी कि आखिरी मोड़ के बाद कोई भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। रोबिन और समर दोनों तेज रफ्तार से पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। जीत का निश्चय करने वाला गुलमोहर का पेड़ बस अब कुछ ही दूरी पर था। आखिरी मोड़ सबसे खतरनाक था और सबसे ज्यादा मुश्किल भी। उस मोड़ पर गाड़ी को पूरा मोड़ने जितनी भी जगह नहीं थी। रोबिन उस मोड़ का बादशाह था, लेकिन समर को इस मोड़ के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। उस मोड़ के आगे सिर्फ एक कच्ची पगडंडी थी जिस पर ओवरटेक करना नामुमकिन था। आखिरी मोड़ नजदीक ही था और रोबिन समर की गाड़ी को अपने ठीक पीछे रियर व्यू मिरर में देख सकता था। रियर व्यू मिरर में रोबिन और समर की आंखें मिलती हैं। समर रोबिन को देखकर एक खौफनाक मुस्कान देता है। समर को इस तरह मुस्कुराते हुए अपने पास आता देख रोबिन घबरा जाता है। यह उसके रेसिंग करियर में पहली बार हुआ था जब किसी ओपोनेंट ने उसे इस तरह की चुनौती दी थी। रोबिन को अब असहाय महसूस हो रहा था। वह हर तरह की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार समर किसी न किसी तरह से उसके आगे निकलते जा रहा था। तब ही रोबिन अपने डैशबोर्ड के बीचों बीच मौजूद एक बड़े से लाल बटन को देखकर दंत पीसते हुए कहता है, लगता है आज तुम्हें इस्तेमाल करना ही होगा मेरे दोस्त। आखिरी मोड़ आ चुका था। सबकी नजरें स्क्रीन पर थी। समर रोबिन के ठीक पीछे था। रोबिन उसका रास्ता रोककर उसे आगे निकलने से रोक रहा था। समर जान गया था कि मोड़ के पहले रोबिन को ओवरटेक करना नामुमकिन था। उसे अब कुछ और तरकीब निकालनी थी। तब ही समर के दिमाग में ना जाने क्या ख्याल आता है कि वो अपनी फरारी की रफ्तार काम कर लेता है। मोड़ के आते ही रोबिन भी अपनी कार की गति धीमी कर लेता है। क्योंकि इस आखिरी मोड़ पर हर कुछ दिन में लैंडस्लाइड होती रहती थी, यहाँ ड्रिफ्ट करना मतलब मौत को बुलावा देने जैसा था। रोबिन अपनी गति धीमी करते हुए मोड़ ले ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि समर बेहद तेज गति से उसके पास आते जा रहा है। अगर रोबिन यहाँ गाड़ी की गति बढ़ाने की कोशिश करता तो वो सीधा खाई में जा गिरता। और समर की रफ्तार देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह रुकने वाला है। अब रोबिन ने आखिरी मोड़ भी पार कर लिया था, लेकिन जीत के लिए अभी भी काफी दूरी पार करना बाकी थी। वही समर रोबिन से कुछ मीटर्स पीछे था। लैंडस्लाइड्स की वजह से उस मोड़ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका था। मोड़ के उस पार जाने के लिए समर को कैसे भी करके उस गड्ढे को पार करना जरूरी था। समर की कार और उस मोड़ के बीच करीबन 10 मीटर्स का फासला था। समर उस गड्ढे से कुछ दूर पीछे अपनी कार रोकता है और सोच में पड़ जाता है कि वह कैसे उस गड्ढे को पार करे। कुछ देर सोचने के बाद समर अपनी गाड़ी को थोड़ा और पीछे करता है। समर को गाड़ी रिवर्स करते देख दर्शकों को लगता है कि समर हार मानकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने वाला है, लेकिन समर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। समर अपनी गाड़ी थोड़ी दूर तक रिवर्स कर एक जगह रुक जाता है। दर्शकों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर समर करने क्या वाला है, लेकिन प्रेरणा समर के विचारों और पागलपन से अब वाकिफ होने लगी थी। उसे पता था कि समर का अगला मूव क्या होगा। इतनी ठंड में भी उसके चेहरे से पसीने छूट रहे थे। वह अपनी आवाज में फिक्र जताते हुए कहती है, नो 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 समर, प्लीज डोंट डू दिस। समर ने अब ठान लिया था कि उसे कैसे भी करके उस गड्ढे को पार करना है। वह अपनी कार के एक्सेलरेटर पर अपना पैर रखता है और अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर खुद से कहता है, लेट्स फ्लाई हाई। समर जैसे ही अपनी गाड़ी बढ़ाता है, उसकी गाड़ी से शेर की गुर्राहट जैसी आवाज निकलती है। वह दृश्य मानो ऐसा लग रहा था जैसे शेर अपना एक कदम पीछे बढ़ाकर अपने सामने खड़े शिकार पर झपटने वाला हो। कुछ ही देर में समर की गाड़ी हवा में उड़ते हुए नजर आती है। ये दृश्य देखकर सारे दर्शक अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। उन सभी की आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। वह इस भयानक लेकिन सुंदर दृश्य को देखने के लिए अपनी पलक झपकाने जितना वक्त भी नहीं व्यर्थ करना चाहते थे। समर की कार को उड़ान भरते देख कुछ दर्शक कहते हैं, आज इस आदमी ने पागलपन की सारी हदें पार कर ली है। कोई कैसे कार रेस को जीतने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है, वो भी ऐसा आदमी जो इस पहाड़ी पर पहली बार आया हो। आज ये पहाड़ी इस आदमी को भी हर लेगी जिसका जिम्मेदार यह खुद होगा। अब तो इसका अंत निश्चित है।
समर की गाड़ी गड्ढे के ठीक कुछ ऊंचाई पर हवा में थी। वह लाल रंग की फरारी उस रात के घने अंधेरे में इस तरह दिखाई दे रही थी मानो कोई देवता अपने रथ से आसमान में कहीं जा रहा हो। वह दृश्य लोगों की आंखों से कभी नहीं जाने वाला था। प्रेरणा ने तो सोच ही लिया था कि वह समर को आज खो देने वाली है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में समर की गाड़ी गड्ढे के उस पार लैंड कर जाती है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले यहाँ खूब बारिश हुई थी जिसकी वजह से मोड़ के इस किनारे पर फिसलन थी और समर की गाड़ी ठीक उसी जगह लैंड हुई थी। समर की गाड़ी धीरे धीरे फिसलकर गड्ढे की ओर पीछे आ रही थी। समर की गाड़ी को देख ऐसा लग रहा था कि वह एक ही सेकंड में फिसलकर गड्ढे में गिर जाएगी। ये दृश्य इतना खतरनाक था कि अगर दर्शकों में कोई कमजोर दिल वाला व्यक्ति होता तो उसे हार्ट अटैक आ चुका होता। लेकिन समर को खुद पर विश्वास था। वह अपना पैर एक्सेलरेटर पर जोर से दबाते हुए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और एक ही झटके में समर की गाड़ी रोबिन की गाड़ी से आगे आकर एक सेफ जगह पर आ खड़ी होती है। समर को उस गड्ढे को पार करता देख प्रेरणा की जान में जान आती है। वह एक लंबी सी सांस लेकर हाथ जोड़ते हुए कहती है, थैंक गॉड फॉर सेविंग हिम। ये कहते वक्त प्रेरणा की आंखों में आंसू थे और लबों पर मुस्कान। वही दूसरी ओर बैठे सारे दर्शक समर के इस बहादुर एक्ट को देख अपनी सीट पर खड़े होकर सिटिया बजाते हुए समर का गुणगान करने लगते हैं। उनमें से एक शख्स कहता है, इस दृश्य को देखने के बाद मुझे आज पता चला कि किसी चीज को जीतने का जुनून इतना खूबसूरत भी हो सकता है। रोबिन समर को अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह खुद से कहता है, मुझे पता है तुम एक पागल आदमी हो समर, जो अपनी जान की परवाह किए बिना इतना खतरनाक जोखिम उठा सकता है, लेकिन तुमने अभी मेरा पागलपन कहाँ देखा है। इतना कहकर रोबिन अपनी कार के डैशबोर्ड पर लगा रेड बटन दबा देता है। जैसे ही वह रेड बटन पुश करता है उसकी गाड़ी एक नया रूप ले लेती है। उसने यह मॉडिफिकेशन देश के एक बेहतरीन इंजीनियर से अपनी कार की स्पीड और अधिक करने के लिए करवाया था। रोबिन को आज तक किसी भी कार रेस में इस बटन का उपयोग करने की नौबत नहीं आई, लेकिन समर ने आज उसे मजबूर कर दिया था। जैसे ही वह बटन दबाता है उसके कार के पीछे लगे हुए पाइप्स में से रेड फ्लैम्स निकालना शुरू हो जाती है और उसकी गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ते हुए समर से आगे निकल जाती है। रोबिन की इस चाल को देखकर समर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसकी कार में ऐसा कोई बटन नहीं था जिससे कार की स्पीड और बढ़ाई जा सके, लेकिन उसके पास उस बटन से भी अधिक उपयोगी उसकी शक्तियां थी जिनका प्रयोग कर वह कार को किसी भी स्पीड तक पहुंचा सकता था। गुलमोहर का पेड़ अब सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर था और रोबिन की कार समर से ठीक आगे थी। इस वक्त दोनों कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि लाइव स्ट्रीम पूरी तरह ब्लैकआउट हो जाता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि रोबिन ही जीते। समर मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, रोबिन बेटा, तू जीतना चाहे उतनी जान लगा ले। जीतूंगा तो आज मैं ही। इतना कहकर समर अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज करता है और कुछ ही सेकंड्स में गुलमोहर के उस पेड़ को पार कर जीत हासिल कर लेता है। गुलमोहर के पेड़ को पार करने के बाद समर अपनी कार से एक ड्रिफ्ट मारता है। गुलमोहर के आसपास की जमीन अभी भी फिसलन थी। समर के कार ड्रिफ्ट मारकर गुलमोहर के पेड़ से हल्के से टकराती है और गुलमोहर के फूल समर की कार पर ऐसे बरसने लगते हैं जैसे वह पेड़ उसे जीत की बधाई देकर उसका स्वागत कर रहा हो। वही दूसरी और रोबिन समर को जीतता देख बिल्कुल निराश और हैरान था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उससे उसकी आत्मा किसी ने छीन ली हो। वह रोबिन जिसने आज तक कोई रेस नहीं हारी, वह रोबिन जिसे लोग कार रेस का राजा कहकर बुलाते थे, वह रोबिन जिसकी बराबरी कार रेस में आज तक देश का कोई आदमी नहीं कर पाया, आज एक साधारण दिखने वाले आदमी से हार गया। वह अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर एक मूर्ति की तरह बैठा था। उसका दाहिना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था। आंखों में मायूसियत और हार का दर्द। उसकी गाड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रही थी। वह खुद से कहता है, तो मैं सच में अजेय नहीं हूं। मैं हार गया, एक मामूली आदमी से हार गया। ये कहते हुए रोबिन के चेहरे पर एक गम भरी मुस्कान थी और आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक ही रोबिन के सीने में वापस दर्द शुरू होता है। ये दर्द पहली बार से इतना ज्यादा होता है कि वह अपने पैर से गाड़ी के ब्रेक्स भी लगा नहीं पा रहा था। उसकी गाड़ी तेज रफ्तार में चले जा रही थी और सामने एक खाई थी। समर रोबिन की कार को खाई की ओर बढ़ते हुए देखकर कहता है, ये रोबिन क्या कर रहा है? खाई की ओर इतनी रफ्तार से क्यों बढ़ रहा है? क्या इसे अपनी हार का इतना गम है कि यह खुदकुशी करना चाह रहा है? समर को समझ आ चुका था कि जरूर रोबिन के साथ कुछ गलत है। वह जल्दी से रोबिन की गाड़ी का पीछा करने लगता है। रोबिन का दर्द अब उसके पूरे शरीर पर हावी हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लगा रहा था कि वह किसी भी वक्त बेहोश हो जाएगा। वह अपनी आंख बंद करके हल्के से हंसते हुए कहता है, जहां मैंने अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी खुशियां देखी, जहां मैं सच में जिया हूं, आखिर उसी पहाड़ी पर आज मेरा अंत होने वाला है। इतना कहते ही रोबिन बेहोश हो जाता है। समर कुछ ही सेकंड्स में रोबिन की गाड़ी के करीब आकर अपने चक्रों से जागृत की गई शक्तियों का उपयोग करता है और अपनी कार को ठीक रोबिन की कार के ऊपर से उड़ाते हुए रोबिन की कार के सामने लैंड कर देते हैं। लैंड करते वक्त समर अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर काफी तेजी से दबाता है, जिससे रोबिन की कार उसकी कार से टकराती तो है, लेकिन किसी को ज्यादा हानि नहीं पहुंचती है। अभी भी रोबिन की लैम्बोर्गिनी के ब्रेक्स नहीं लगे थे। वह समर की गाड़ी को खाई की ओर धकेले जा रही थी। समर की कार अब खाई के काफी नजदीक आ चुकी थी। समर अपनी सारी ताकत का उपयोग कर अपनी गाड़ी के ब्रेक्स लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता। धीरे धीरे समर की गाड़ी खाई के काफी नजदीक आ चुकी थी। वह उस खाई की गहराई को साफ देख पा रहा था। उसके पास गाड़ी से उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। समर झटके से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। समर के पास हीलिंग पावर्स होने से वह खुद को उसी वक्त हील करने की कोशिश करता है, लेकिन इस रेस के दौरान समर ने अपनी शक्तियों का उपयोग काफी हद तक कर लिया था, इसलिए समर की शक्तियां भी उसका इतना शांत नहीं दे रही थी। समर अपनी परवाह किए बिना रोबिन की कार की ओर तेजी से दौड़ता है और कार के खाई में गिर जाने से पहले ही वह रोबिन की कार का दरवाजा खोलकर रोबिन को अपने हाथों में उठाकर उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। जब समर रोबिन को अपने हाथों में उठाए हुए था, वह रोबिन के चेहरे को गौर से देखता है और कहता है, कोई आदमी इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है?
रोबिन की आंखें बंद थी, उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल और सुंदर थे, उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, उसका बदन एक लड़की से भी ज्यादा कोमल था। समर उसके चेहरे को देख इस कदर खो गया था जैसे उसने किसी अप्सरा को अपनी बाहों में ले रखा हो। समर को कुछ देर बाद महसूस होता है कि उसने एक आदमी को अपनी बाहों में ले रखा था। समर खुद के गाल पर धीरे से एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, ये क्या सोच रहा है तू? भूल मत, तुझे लड़कियों में दिलचस्पी है, लड़कों में नहीं। इतना कहकर समर रोबिन को जमीन पर धीरे से लेटा देता है। वह रोबिन की कलाई पकड़कर अपनी उंगलियों से रोबिन की पल्स रेट चेक करता है। रोबिन की पल्स रेट नॉर्मल नहीं थी। सब चीजें चेक करने के बाद समर को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर रोबिन के बेहोशी की वजह क्या थी। वह खुद से कहता है, बेहोशी की वजह चेक करने में काफी वक्त लग जाएगा, इससे अच्छा है मैं अपनी चांदी की सुई इसके एक्यू पॉइंट्स को चुभाकर ही इसका इलाज करता हूँ। इतना कहकर समर रोबिन का जैकेट उतार देता है। रोबिन ने अपने ब्लैक जैकेट के अंदर एक व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। समर उसे भी उतार देता है। रोबिन की शर्ट उतारने के बाद समर देखता है कि रोबिन ने उसके अंदर एक और शर्ट पहनी हुई थी। वह मन ही मन सोचता है कि इस पहाड़ी पर इतनी भी ठंड नहीं है कि किसी मर्द को इतने कपड़े पहनने की जरूरत पड़े। वह कहता है, ये जोधपुर की पहाड़ी है या तिब्बत की? अपनी जैकेट के अंदर इतने कपड़े कौन पहनता है भाई? समर रोबिन की शर्ट उतार देता है। रोबिन ने उस शर्ट के अंदर एक और शर्ट पहन रखी थी और जब समर आखिरी शर्ट को उतारता है उसे रोबिन का सीना उभरा हुआ महसूस होता है। समर सोचता है शायद रोबिन का पहले कोई रेस में खतरनाक एक्सीडेंट हुआ होगा, इसीलिए उसके सीने में ये चोट लगी होंगी जिसकी वजह से उसका सीना इतना उभरा हुआ था। समर जब रोबिन की शर्ट के ऊपर के बटन खोलता है उसे रोबिन के सीने का ऊपरी हिस्सा काफी कोमल महसूस होता है। समर सोच में पड़ जाता है कि कोई मर्द आखिर इतना कोमल कैसे हो सकता है। समर रोबिन की शर्ट का एक और बटन खोलता है और फिर से उसके सीने के ऊपरी हिस्से को छूकर देखता है। वह मन ही मन सोचता है कि बेशक ये लड़का कुपोषण का शिकार है, वरना इतनी कोमल त्वचा, इतना कोमल बदन एक आदमी का कैसे हो सकता है। जैसे ही समर रोबिन की शर्ट के सारे बटन खोल देता है वह रोबिन को देखकर हैरान हो जाता है। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वह रोबिन की शर्ट से हाथ हटाकर कहता है, दिस कांट बी पॉसिबल। समर के पास अपनी भावनाएं जताने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी भी उसने देखा था उसका क्या मतलब था। रोबिन के चेहरे की खूबसूरती देखकर और उसकी कोमल त्वचा को महसूस कर समर को लगा था कि रोबिन के शरीर में लड़कियों वाले हार्मोन्स की संख्या कुछ ज्यादा है। लेकिन जो समर के सामने था उसे देखकर उसकी सारी उलझनें दूर हो चुकी थी। समर अपनी सांस संभालकर आश्चर्य से कहता है, ये तो लड़की है। समर को एक पल को तो अपनी ही बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन उसकी ये बात सच थी। रोबिन की शर्ट उतारते ही समर के सामने रोबिन का सीना आ गया था। रोबिन का सीना किसी आदमी की तरह चपटा और कड़क नहीं बल्कि बड़ा और मुलायम था। समर इस सोच में पड़ गया था कि अगर रोबिन एक लड़की थी तो वह लड़के होने का इतना बड़ा ढोंग क्यों कर रही थी। तभी समर को याद आता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह सोचने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। रोबिन लड़का हो या लड़की, सबसे जरूरी उसकी जान बचाना था। समर एक लंबी सांस लेता है और अपनी एक्यूपंक्चर सुइयों में से एक सुई अपने हाथ में ले लेता है। समर बड़े सलीके से उस सुई को रोबिन के दिल के ठीक ऊपर 1 इंच गहरा घुसा देता है। समर यूं तो लोगों को एक्यूपंक्चर से ठीक करते समय 4 सुइयों का इस्तेमाल करता था, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा सुइयों का इस्तेमाल करना मतलब रोबिन की मौत को और जल्द बुलाने जैसा था। समर को रोबिन के दिल की पल्स रेट नॉर्मल करनी थी और इस काम के लिए उसे रोबिन के नर्वस सिस्टम के अलग अलग रास्ते साफ करने थे। समर रोबिन के सीने में घुसाई सुई के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। समर अपने अनाहत चक्र की ऊर्जा को केंद्रित कर उस सुई के रास्ते रोबिन की नसों में पहुंचाना शुरू कर देता है। अगले 10 मिनट तक समर हर कुछ देर में उस सुई को निकालता है और फिर उसे रोबिन की नाभि, गले और पीठ में चुभाकर उसमें ऊर्जा प्रदान करता है। समर का काम पूरा हो चुका था। रोबिन का इलाज खत्म हो चुका था और उसकी सफेद और बेजान पड़ी चमड़ी अब धीमे धीमे लाल होती जा रही थी। रोबिन की पल्स रेट भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। तभी सुई साफ करते हुए समर की नजर सुई की नोक पर जाती है। उस पर खून के साथ एक बैंगनी रंग का पदार्थ लगा था। समर पहले उस सुई को देखता है और फिर पलटकर जमीन पर लेटी हुई रोबिन को। वह मन ही मन कहता है, इसका मतलब है ये कोई पुरानी बीमारी है, रेस के दौरान आया कोई हार्ट अटैक नहीं। समर ये सोच ही रहा था कि तभी रोबिन खांसने लगती है। रोबिन को धीरे धीरे होश आ रहा था। समर वही बैठा एकटक उसे देख रहा था। रोबिन अपनी आंखें खोलते ही समर को अपनी आंखों के सामने पाती है। समर को देखते ही रोबिन के मुंह से निकलता है, तुम भी मर गए क्या? रोबिन जब बेहोश हुई थी तो उसने मौत को अपने ठीक सामने खड़ा देखा था। उसे लगा था कि वो मर चुकी है। रोबिन की बात सुनकर समर जवाब देता है, अपनी जान बचाने वाले से इस तरह की बातें करते हैं। रोबिन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह अपनी कवियों के बल उठते हुए कहती है, अच्छा तो तुमने मेरी जान। इससे पहले कि रोबिन अपनी बात पूरी खत्म कर पाती उसकी नजर उसके खुले बदन पर जाती है। ये देखा थी रोबिन बुरी तरह से चीख पड़ती है। वह घबराहट के कारण जोर जोर से चीखने लगती है और यहाँ वहां पर ही अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगती है। रोबिन को इस तरह घबराते और चीखते देख समर चिढ़कर कहता है, अरे चिल्ला क्या रही हो? वो तो अच्छा है कि सिर्फ मुझे पता चला है कि तुम औरत हो। सोचो अगर मैं किसी को मदद के लिए बुलाता और फिर सब लोग तुम्हें ऐसे देख लेते तो। रोबिन हड़बड़ी में अपने कपड़े पहनते हुए समर की ओर देखकर चिल्लाकर कहती है, बदतमीज, बेशर्म आदमी, ये क्या हौटत है? रोबिन की डांट सुन समर चिढ़कर कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही भला बुरा कहे जा रही हो।
रोबिन अपनी जैकेट पहनते हुए कहती है, और तुम ये क्या कह रहे हो कि मैं औरत हूँ? क्या किया है तुमने मेरे साथ? समर रोबिन की बात सुनकर खिसियाकर कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह मुझ पर ही आरोप लगाने वाली हो तो माँ कसम पड़े पड़े मरने देता तुम्हें, और तुम्हारी सच्चाई सबको बता देता वो अलग। रोबिन थोड़ा शांत होकर कहती है, ऐसा क्या ट्रीटमेंट था जो तुम्हें मेरे सारे कपड़े उतारने पड़े? कोई सर्जरी थोड़े थी। समर रोबिन को देखकर शांति से जवाब देते हुए कहता है, मेरे वाले ट्रीटमेंट में पेशेंट के कपड़े उतारना सबसे महत्वपूर्ण है। रोबिन बुरी तरह से चिढ़ी हुई थी, उसने अपने जीवन की सबसे पहली रेस हारी थी, और जिस आदमी ने उसे हराया था उसने अभी अभी रोबिन का सबसे बड़ा राज खोल दिया था। रोबिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति में क्या कहे। रोबिन चिढ़ते हुए कहती है, तुमने ये बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। समर रोबिन की इस बात पर हंस देता है। समर को हंसता देख रोबिन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी सारी हंसी निकल जाएगी जब मेरे गार्ड्स तुम्हें तोड़ेंगे। जानते हो मेरी सिक्योरिटी टीम कितनी बड़ी है? समर अपनी हंसी संभालते हुए कहता है, माफ करना लेकिन तुम्हें दूंगा नहीं दूंगी कहना चाहिए। ये कहते ही समर वापस एक जोर का ठहाका लगा देता है। समर का मजाक सुनकर रोबिन का गुस्सा उसके सर चढ़ जाता है। वह गुस्से में समर की ओर आते हुए कहती है, इफ आई हैड अ गन आईड शूट योर राइट हियर, आई प्रॉमिस। समर रोबिन का चढ़ता गुस्सा देख अपनी हंसी रोकता है और फिर कुछ शांत होकर कहता है, अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। चलो एक काम करते हैं, तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देख लिया, इसका एक सीधा सा हल है। रोबिन थोड़ी शांत होकर समर से पूछती है, क्या? समर कहता है, तुम भी मुझे बिना कपड़ों के देख लो। रोबिन समर पर चिढ़ते हुए कहती है, गजब पागल इंसान हो तुम, मुझे तुम्हें बिना कपड़ों में देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। समर रोबिन से कहता है, देखो मेरा इरादा सिर्फ तुम्हारी जान बचाने का था और मेरी इलाज करने की तकनीक थोड़ी सी अलग है, अब तुम्हें जो सोचना हो वो सोचो, मेरा काम था तुम्हारी जान बचाने का जो मैंने पूरा कर दिया। रोबिन समर की बात सुनकर इस सोच में पड़ जाती है कि हो सकता है ये शख्स कोई चमत्कारी डॉक्टर है, वरना मेरी इस बीमारी का इलाज इतनी जल्दी कर पाना किसी आम आदमी के बस का खेल नहीं है। रोबिन समर से पूछती है, वो सब ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे हार्ट अटैक आया था? समर रोबिन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, तुम अब मुझसे झूठ बोलना बंद कर सकती हो। तुम्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि यह तुम्हारी कोई पुरानी जानलेवा बीमारी है। रोबिन समर की अब बात सुनकर सटपटा जाती है और विषय बदलकर समर से कहती है, हमारी शर्त के अनुसार तुम मेरे कार कलेक्शन में से कोई भी कार चुन सकते हो, और अब तुम मुझसे कुछ मीटर्स की दूरी से जीत ही गए हो, तो क्यों ना हम समय व्यर्थ किए बिना यह खेल यहीं खत्म करते हैं। समर कुछ देर सोचने के बाद रोबिन से कहता है, दरअसल मुझे कारों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, तो क्यों ना हम इस शर्त को पैसों में बदल दें। ये कहते हुए समर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रोबिन समर की यह बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और मन ही मन सोचती है, यह कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं, एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। लेकिन समर ने रोबिन को उसके असली रूप में देख लिया था और रोबिन के पास समर की शर्त मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका असली रूप किसी और के सामने आए। रोबिन एक लंबी सी सांस लेकर समर से कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें इस शर्त के बदले में मेरी एक शर्त माननी होगी। समर रोबिन से पूछता है, कैसी शर्त? रोबिन समर को जवाब देते हुए कहती है, यही कि तुम ये बात किसी के सामने नहीं आने दोगे कि मैं रोबिन के भेस में एक लड़की हूँ। समर अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर रोबिन से कहता है, लड़की? कौन लड़की भाई? मुझे तो हम दोनों लड़कों के अलावा यहाँ और कोई लड़की दिख रहा। रोबिन समर और उसके बर्ताव से बेहद नाखुश थी। वह अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, देखो मैं तुम्हें तुम्हारी जीत के लिए 3 करोड़ रुपए दे सकती हूँ, क्या तुम्हें ये रकम मंजूर है? समर ने ये कभी नहीं सोचा था कि रोबिन उसे कार की जगह इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो जाएगी। समर एक गहरी सोच में डूब जाता है कि आखिर रेसेस इतना पैसा कमाते कहाँ से है। समर को सोच में डूबा देख रोबिन सोचती है कि शायद समर के लिए ये रकम काफी कम है। रोबिन धीमी आवाज में समर से कहती है, शायद तुम्हें ये 3 करोड़ कम लग रहे होंगे, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 3.5 करोड़ दे सकती हूँ। समर हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, चलेगा मुझे। इतने में ही काफी सारी स्पोर्ट्स कार समर और रोबिन के पास आकर खड़ी हो जाती है। सबसे आगे वाली कार में से प्रेरणा उतरकर समर के पास दौड़े चली आती है। वह समर के पास आकर उसे जोर से गले लगाते हुए कहती है, समर, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? एक पल के लिए मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। समर प्रेरणा के मन में उसके प्रति इतनी फिक्र देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो प्रेरणा जो समर से हमेशा चिढ़ती रहती है, उसे भला उसकी इतनी चिंता कब से होने लगी। उसे प्रेरणा के मन में अपने लिए चिंता देख काफी अच्छा महसूस होता है। वह मन ही मन कहता है, चलो कोई तो है इस दुनिया में जिसे मेरे जीने या मरने से फर्क भी पड़ता है। समर प्रेरणा को गले लगाकर कहता है, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा जीजू इतनी आसानी से इस दुनिया से जाने वाला नहीं है। प्रेरणा अपनी आंख बंद किए हुए समर को कस के गले गलाए हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, प्रेरणा का ध्यान रेड फरारी पर जाता है। वह उस कार को देखकर चौंक जाती है और समर को खुद से अलग कर उसे जोर से धक्का देते हुए कहती है, यह क्या किया तुमने कार के साथ? क्या हालत कर दी है तुमने इसकी? जब कार ठीक से चलना नहीं आता तो क्या जोश चढ़ रहा था रेस लगाने का तुम्हें? भूल गए थे क्या ये ईशादी की कार है? मैं किस मुंह से बताऊंगी उन्हें कि तुमने इस पहाड़ी पर बेवजह रेस लगाकर कार की यह हालत कर दी। समर प्रेरणा से हड़बड़ाते हुए कहता है,
तुम कोई बहाना नहीं बना सकती क्या? समर की बात सुनकर प्रेरणा को समर पर और गुस्सा आने लगता है। वह समर की ओर एक कदम बढ़कर उस पर चिल्लाते हुए कहती है, बहाना? बहाना? अरे पागल आदमी, यह कार ईशा दी के दिल के सबसे करीब है। दुनिया का कोई बहाना उनके सामने नहीं चलने वाला। और देखो जरा, देखो तुम ही, तुमने हालत क्या की हुई है इस कार की। क्या बहाना बनाऊंगी मैं कि हमने डांडिया खेला है इस कार के साथ? समर प्रेरणा की बातें सुनकर अपनी आंखें झुका लेता। उसे समझ नहीं आता कि वह प्रेरणा से क्या कहे। समर ईशा के गुस्से से वाकिफ था। उसे पता था कि अगर ईशा को उसकी कार की ऐसी हालत के बारे में पता चला तो वह तांडव मचा दे। जब प्रेरणा ईशा की कार की हालत देखकर समर पर चिल्लाती है, समर मन ही मन सोचता है, अभी तो ये लड़की मुझे कस के गले लगाकर मेरी जान की फिक्र करके रो रही थी और अब यह मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रही है जैसे अभी के अभी मुझे इस पहाड़ी से नीचे गिरा देगी। विमेन, आई नेवर अंडरस्टैंड देम। वही अपने दोस्तों के पास खड़ी रोबिन समर और प्रेरणा के पास आकर कहती है, फिक्र मत करो, मैं जोधपुर के सबसे बेहतरीन मैकेनिक को जानता हूँ, वह इस कार को इसकी पुरानी हालत में वापस ला देगा। रोबिन की यह बात सुनकर प्रेरणा का गुस्सा हल्का सा कम होता है और समर चैन की एक लंबी सांस लेते हुए रोबिन की तरफ देख उसे धन्यवाद देता है। रोबिन समर के कान में कहती है, ये कार रिपेयर करवाने का पैसा भी मैं तुम्हें दूंगी, इसे मेरी जान बचाने के बदले में एक तोहफा समझना। इतना कहकर वह समर की तरफ मुस्कुराते हुए आंख मारती है। रोबिन के सारे दोस्त रोबिन के करीब आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी रोबिन से पूछता है, बॉस, आप दोनों की रेस जैसे ही खत्म होने वाली थी, रेस की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो चुकी थी। हम सभी यह जानने के लिए आतुर है कि आप लोगों में से कौन जीता। प्रेरणा भी उनका साथ देते हुए समर से पूछती है, हाँ हाँ, हमें बताओ आखिर जीता कौन। समर अपने हाथ पीछे बांधकर सिटी बजाते हुए इधर उधर देखने लगता है। रोबिन समर की तरफ अपनी आंखें घुमाते हुए सबसे कहती है, मैं हार गया। रोबिन के दोस्तों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह रोबिन से पूछते हैं, बॉस, क्या आप सच कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो कार रेस के राजा है। आप भला इस साधारण आदमी से कैसे हार सकते हैं? हमें आपकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। क्या इस आदमी ने आपको कोई धमकी दी है? अगर ऐसा है तो बताइए, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इसे यहीं जमीन में गाड़ देंगे इसे। रोबिन एक बहादुर लड़की थी। उसे समर जैसे टैलेंटेड अपोनेंट के सामने अपनी हार कबूलने से कोई परेशानी नहीं थी। रोबिन अपने दोस्तों की तरफ हाथ दिखाकर उन्हें शांत करते हुए कहता है, नहीं, इसने मुझे किसी भी तरह की धमकी नहीं दी है, मैं सच कह रहा हूँ। रोबिन की बातें सुनकर सभी लोग समर की ओर देखने लग जाते हैं। समर अपने चेहरे पर एक गर्व से भरी मुस्कान लाते हुए कहता है, आज से गुमनान पहाड़ी पर रेस का राजा कहलाने वाला मैं हूँ। प्रेरणा रोबिन की यह बात सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन वह अपने चेहरे से अपने खुशी के भाव नहीं दर्शाने देती। उसे इस वक्त सिर्फ ईशा की कार की फिक्र सता रही थी। समर ने आज रात इस रेस को जीतने के लिए अपनी सारी शक्तियों का काफी ज्यादा उपयोग कर लिया था। वह काफी थक चुका था, अब वह घर जाकर आराम करना चाहता था। वह हल्के से ताली बजाते हुए कहता है, चलो आज का शो यहीं खत्म होता है, मैं ये फरारी यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। रोबिन, प्लीज तुम इसे ठीक करवाकर जल्दी से जल्दी मेरे घर भिजवाने की कोशिश करना, और प्लीज हमें किसी से कहकर पहाड़ी के नीचे तक छुड़वा दो, वहां से हम ऑटो करके घर चले जाएंगे। इतना कहकर समर रोबिन से हाथ मिलाते हुए उसके कान में धीमी आवाज में कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा। रोबिन अपने दोस्त को इशारा कर कहता है, जाओ इन्हें इनके घर तक छोड़ाओ। समर और ईशा गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणा अभी भी समर से गुस्सा थी, वह समर से दूर चल रही थी। समर प्रेरणा से हंसते हुए कहता है, तुम्हारे कारों की रेस के राजा का सीना तो काफी उभरा हुआ है। प्रेरणा समर की बातों पर गौर नहीं करती। वही दूसरी ओर खड़ी रोबिन मन ही मन कहती है, सच बास्टर्ड। कुछ ही देर में रोबिन का दोस्त समर और प्रेरणा को शेखावत हाउस के दरवाजे तक छोड़ देता है। समर और ईशा चोरों की तरह अपने ही घर में पीछे के दरवाजे से अंदर घुसते हैं। ये दोनों लिविंग रूम तक पहुंचते हैं और लिविंग रूम की लाइट्स ऑन हो जाती है। जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, समर और प्रेरणा ईशा को लिविंग रूम के कोने में खड़ा हुआ देख भौंकला जाते हैं। प्रेरणा सतपताते हुए ईशा से पूछती है, दी आप अब तक सोए नहीं? ईशा गंभीर आवाज में अपने दोनों हाथ बांधकर कहती है, तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ इतना लेट कहाँ से आ रही हो और इसके साथ कहाँ गई थी? प्रेरणा हंसते हुए ईशा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है, कहीं नहीं दी, मैं और जीजू तो बस ऐसे ही टहलने गए थे। आप? ईशा प्रेरणा की बात को काटते हुए समर की ओर देखकर कहती है, प्रेरणा तो अभी बच्ची है, लेकिन तुम तो आधे बूढ़े हो गए हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मेरी बहन को इतनी रात में ऐसे कहीं घुमाते हुए। मैं तुम्हारा पक्ष लेने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे धीरज का इम्तिहान लेते रहते हो। हर चीज की एक लिमिट होती है समर, और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इतनी रात प्रेरणा को ऐसे कहीं ले जाते हुए? इससे पहले कि समर कुछ कहता, प्रेरणा ईशा से कहती है, दीदी आप जीजू को गलत समझ रही हैं, ये काफी अच्छे इंसान है। ईशा प्रेरणा पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें क्या हो गया? तुम आज इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? और अच्छा इंसान, ये तुम्हें बिना कोई परवाह किए आधी रात गए बाहर घूमने ले जा रहा है। कैसे अच्छा इंसान हुआ ये? प्रेरणा ईशा से कहती है, नहीं दीदी, जीजू मुझे नहीं ले गए थे, दरअसल मैंने ही इन्हें मुझे रेस दिखाने के लिए कहा था, और आपको पता है आज जीजू ने जोधपुर के एक मशहूर कार रेसर को रेस में हराया है। ईशा प्रेरणा की बात सुनकर और गुस्सा हो जाती है और समर की ओर देखकर कहती है, रेस? तुम पागल हो, मेरी बहन को आधी रात में रेस दिखाने ले जा रहे हो? अगर उसे कुछ हो जाता तो? समर ईशा को जवाब देते हुए कहता है, देखो, मैं तुम्हें कितना भी समझाने की कोशिश करूं तुम मुझे गलत ही समझोगी और हमेशा मुझसे नफरत ही करती रहोगी, है ना? तो क्या फायदा फिर मेरे कुछ बोलने का?
ईशा समर की बातों पर गुस्सा करके हुए उससे कहती है, हाँ, मुझे बहुत नफरत है तुमसे और हमेशा ही रहेगी। समर हल्के से मुस्कुराते हुए ईशा से कहता है, फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें इस शादी के चुंगल से आज़ाद कर दूंगा, फिर तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने। इतना सुनकर ईशा प्रेरणा की ओर देखकर कहती है, आज के बाद तुम 8 बजे के बाद इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। और तुम समर, तुम कल से ऑफिस जाना शुरू करो, कम से कम वहां तुम मेरी निगरानी में तो रहोगे। इतना कहकर ईशा अपने रूम में चली जाती है और समर अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट जलाता है और सोफे पर बैठ जाता है। प्रेरणा समर से धीमी आवाज में कहती है, जीजू आप दीदी की बातों पर इतना गौर मत कीजिएगा, जब दीदी सो जाएगी तब हम बाहर निकल जाया करेंगे। समर अपने हाथ जोड़ते हुए प्रेरणा से कहता है, तुम पागल हो, तुमने देखा नहीं अभी तुम्हारी दीदी कैसे मेरे सर पर तांडव करके गई है। प्लीज दादी अम्मा, तुम मुझे बख्शो, मैं अब किसी के साथ रेस नहीं कर सकता। प्रेरणा अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए समर से कहती है, अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं दीदी से कहूंगी कि आपने मेरा फायदा उठाकर मेरे साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की है। समर सिगरेट का एक कश लेकर प्रेरणा से कहता है, जाओ जो कहना कह दो अपनी दीदी से, लेकिन मैं पहले तुम्हारे साथ गंदी हरकतें कर लूं उसके बाद कहना। इतना कहकर समर अपना हाथ प्रेरणा की कमर की ओर बढ़ाता है। प्रेरणा वहां से भागते हुए समर से कहती है, मैं गलत थी, आई एम सॉरी। इतना कहकर प्रेरणा अपने रूम की ओर भागकर चले जाती है। समर अब काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। वह सिगरेट बुझाकर अपने कमरे में जाकर बिना कपड़े बदले अपने पलंग पर लेट जाता है। अगले दिन समर सुबह जल्दी उठ जाता है और काफी एनर्जेटिक फील करता है। कल रात रेस में गवाई हुई शक्तियां अब वापस समर के अंदर आ चुकी थी। समर को जल्द ही ऑफिस पहुंचना था। समर जल्दी से नहाता है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वह ऑफिस में जैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर घुसता है, सब लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कहता है। समर सीधे रागिनी के पास चले जाता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। रागिनी समर को कोई जवाब नहीं देती। रागिनी को देख ऐसा लग रहा था जैसे वह समर को जानबूझकर इग्नोर कर रही हो। समर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। रागिनी अपने काम पर ध्यान देते हुए समर से कहती है, ओह समर, तुम कब आए? समर रागिनी को जवाब देते हुए कहता है, मैं बस अभी आया, मुझे लगा तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही हो। रागिनी समर से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस थोड़ा काम में बिजी हूँ। समर हंसते हुए रागिनी से कहता है, मैं इतने दिनों तक ऑफिस नहीं आया था, तुमने तो मुझे बहुत मिस किया होगा ना। रागिनी अपने काम पर ध्यान लगे हुए समर से कहती है, हम किया तो था। रागिनी हमेशा से एक चंचल और चुलबुली लड़की रही है। समर ने उसे इतना गंभीर व्यवहार करते हुए कभी नहीं देखा था। समर सोच में पड़ जाता है कि आखिर रागिनी को हुआ क्या है। जैसे ही समर रागिनी ने पूछने वाला होता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, टेबल पर रखा हुआ रागिनी का फोन बजता है। रागिनी के चेहरे पर फोन पर आए हुए कॉल के नंबर को देखकर परेशानी आ जाती है। वह जल्दी से अपना पर्स उठती है और समर से कहती है, समर, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। शेखर सर पूछे तो कह देना कि मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं घर चली गई। समर मन ही मन सोचता है कि जरूर रागिनी किसी मुसीबत में है। समर अपने ऑफिस की बिल्डिंग के दूसरे माले की खिड़की से रागिनी को देखता है। रागिनी ऑफिस के बाहर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में ऑफिस के सामने एक BMW आकर खड़ी हो जाती है। उस कार में से एक छोटे कद का मोटा सा आदमी निकाल कर रागिनी की तरफ मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहता है। उस मोटे आदमी ने अपने गले और हाथों पर ढेर सारे सोने के गहने पहने हुए थे। वह सोने के गहने उसके बदन पर ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने सुआ को हीरे जवाहरात से सजा दिया हो। कुछ देर बाद रागिनी से कुछ बातें करने के बाद वह मोटा आदमी अपनी कार का पीछे वाला गेट खोल के रागिनी के कंधों पर प्यार से छूकर उसे अंदर बैठने को कहता है। रागिनी के चेहरे से साफ देखा जा सकता तभी कि रागिनी को वह मोटा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। रागिनी झट से उसका हाथ अपने कंधे पर से हटाती है और कार के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। रागिनी समर की अच्छी दोस्ती थी। जब से समर शेखावत ग्रुप्स के लिए काम करने लगा था, रागिनी हर चीज में समर का साथ देती थी। समर को लग रहा था कि रागिनी किसी बड़ी मुसीबत में थी। वह ये जानने के लिए रागिनी का पीछा करने को सोच रहा था। जैसे ही समर ऑफिस से बाहर निकलने के लिए पहले माले से उतर रहा था, इतने में ही ईशा तेज आवाज में समर से पूछती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? जैसे ही ईशा समर को रोकती है, समर ईशा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशा समर का जवाब देते हुए कहती है कि मैं इस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, मैं जब चाहे जिस वक्त चाहे बिल्डिंग में कहीं भी घूम सकती हूँ। तुम बताओ, तुम अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? समर ईशा से कहता है, दरअसल मैं काम करते करते थक गया था तो खुली हवा का आनंद लेने के लिए आया था। ईशा समर पर गुस्सा करके उससे कहती है, एक तो तुम इतने दिन बाद ऑफिस आ रहे हो और ऊपर से तुम्हें हर 10 मिनट में ब्रेक लेने की क्या जरूरत है? जाओ, तुम अभी के अभी काम पर लग जाओ। समय मुस्कुराते हुए ईशा से कहता है, ये कंपनी मेरी पत्नी की है तो क्या मेरा थोड़ा सा ब्रेक लेने का हक भी नहीं बनता? ईशा को समर की यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह समर से कहती है, मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी नहीं, बॉस हूँ। आइंदा कभी मुझे घर के बाहर पत्नी कहकर नहीं बुलाना। यहाँ तुम्हें एक एम्प्लॉय के जैसा बिहेव करना पड़ेगा और मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। समर अपनी आंख घुमाते हुए ईशा से कहता है, देखो, मुझे और तुम्हें दोनों को पता है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे यहाँ रखा हुआ है। मेरे होने या ना होने से इस कंपनी को कोई नुकसान या फायदा नहीं होने वाला, तो अगर मैं तुम्हें पत्नी कहूँ या बॉस, उससे क्या फर्क पड़ता है? ईशा समय पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हें इस कंपनी में रहना है तो तुम्हें मुझे बॉस कहकर ही बुलाना पड़ेगा। समर मुस्कुराते हुए ईशा से कहता है, अगर मैं तुम्हें बॉस ना कहूँ तो? ईशा समर की बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। वह समर से कहती है, मैं यहाँ कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती, तुम घर पर मिलना मुझे, मैं वही बताऊंगी तुम्हें।
ईशा गुस्सा होकर अपने ऑफिस में चली जाती है। समय वापस फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से मोटे इंसान की कार को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह कार अब वहां से जा चुकी थी। समय अपने ऑफिस में वापस आ चुका होता है। जैसे ही समय अपने सामने रखा हुआ कंप्यूटर ऑन करता है, उसके पीछे से एक आवाज आती है, तो तुम आ गए। तभी मैं सोचूं कि हमारे ऑफिस में इतने दिन से जो खुशहाली और शांति थी वह कहाँ चली गई। समर अपना ध्यान अपने काम पर लगाते हुए कहता है, हाँ सर, मैं आ गया हूँ। मेरा दिन अब तक काफी अच्छा जा रहा था। मुझे लगता है भगवान को आजकल मेरी खुशियां मंजूर नहीं, इसीलिए उन्होंने आपको मेरे सामने भेज दिया। शेखर समर पर गुस्सा करते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये कंपनी तुम्हारी है कि तुम जब चाहो तब चले आओगे, जब मन नहीं होगा तब नहीं आओगे? हमारी कंपनी का ये नियम है कि अगर कोई कर्मचारी 3 दिन से ज्यादा ऑफिस में नहीं आता तो उसके सीधे 10 दिन का वेतन काटा जाएगा। समर शेखर की तरफ देखते हुए कहता है, जब से मैं इस ऑफिस में आया हूं मैंने आपको हमेशा लेट आते देखा है, तो क्या ऑफिस के रूल्स आप पर लागू नहीं होते? और वैसे भी मुझे वेतन कितना फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी अभी अच्छी खासी रकम जीत कर आया हूं। आप प्लीज अपने ऑफिस में जाकर अपना काम कीजिए, मुझे तंग मत कीजिए। शेखर समर की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वह डेस्क पर अपना हाथ जोर से रखकर समझ जाता है, तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुम बचोगे नहीं। शेखर समर से इतना कहकर अपने ऑफिस में चला जाता है। जैसे ही समर अपना काम करने के लिए अपनी फाइल खोलता है, उससे रागिनी का फोन आता है। रागिनी रोते हुए समर से कहती है, समर मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज यहाँ आ जाओ। समर रागिनी से कहता है, रोना बंद करो और मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। रागिनी समर से कहती है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से आ जाओ। समर रागिनी से कहता है, तुम फिक्र मत करो, अपना एड्रेस भेजो, मैं अभी वहां आता हूँ। इतना कहकर समर कॉल कट कर देता है और अपनी फाइल्स और कंप्यूटर बंद करके ऑफिस के मेन गेट की ओर बढ़ता है। इतने में ही शेखर समर को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? समर अब शेखर से परेशान हो चुका था। वह जल्द से जल्द रागिनी के पास पहुंचना चाहता था। समर एक लंबी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए शेखर से कहता है, प्लीज सर, अभी मैं जल्दी में हूं, मुझे प्लीज अभी मत रोकिएगा। शेखर समर पर गुस्सा करते हुए कहता है, नहीं तुम अभी नहीं जा सकते, मैं तुम्हें काम छोड़कर कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकता। समर शेखर से कहता है, मुझे अभी एक अर्जेंट काम है और इसके लिए मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। शेखर तेज आवाज में समर को कहता है, अगर तुम यहां से गए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। समर शेखर को जवाब देता है, ठीक है, रखिए आपकी नौकरी आपके पास, मैं तो चला। समर इतना कहकर ऑफिस के मेन गेट की ओर बढ़ता है। शेखर समर को गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। समर जाते जाते शेखर से टकराकर उसे धक्का देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। शेखर चिल्लाते हुए समर से कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी ओर रागिनी पीपल्स हॉस्पिटल में उस मोटे आदमी के साथ आईसीयू के बाहर रोते रोते उससे पूछ रही थी, मेरी माँ को क्या हुआ है? कल तक तो वह ठीक थी। उस मोटे आदमी का नाम अशोक था। अशोक रागिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारी माँ का कल रात बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जिससे उनके सर पर गहरी चोट आई है। हमें जल्द से जल्द उनकी ब्रेन सर्जरी करवानी होगी। ब्रेन सर्जरी के लिए लाखों रुपयों की जरूरत थी और रागिनी के पास इतने पैसे नहीं थे। रागिनी अशोक से कहती है, मेरी माँ को ठीक देखने के लिए जो होगा मैं वो करूंगी। मैंने अभी अभी अपने दोस्त को बुलाया है, शायद पैसों में वह मेरी मदद कर देगा। अशोक रागिनी से कहता है, तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ। रागिनी अशोक से कहती है, नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, समर कुछ देर में आता ही होगा, और वैसे भी आपने मेरी माँ को हॉस्पिटल तक लाने में मेरी काफी मदद की है। अशोक रागिनी से कहता है, समर, ये वही समर है क्या जिसके साथ तुम लोन क्लियर करने गई थी? रागिनी हमें अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ वही समर है। अशोक रागिनी से पूछता है, तुम्हें क्या जरूरत है उससे पैसे लेने की? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं ना, तो फिर क्यों किसी बाहर के आदमी को अपनी निजी प्रॉब्लम्स में शामिल करना चाहती हो? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसके पास पैसा होगा। रागिनी अपने चेहरे पर हल्का सा गुस्सा लाते हुए अशोक से कहती है, समर कोई बाहर का आदमी नहीं है, वह मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है और मेरा अच्छा दोस्त है। अशोक अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रागिनी से कहता है, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। इतना कहकर अशोक रागिनी के करीब आकर रागिनी के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे कहता है, देखो मुझे नहीं लगता उस आदमी के पास इतना पैसा होगा। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मेरे पास पैसा भी है, तो तुम क्यों उससे पैसा लेना चाहती हो? जैसे ही रागिनी कुछ कहती, समर वहां आ जाता है और अशोक से कहता है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूं। रागिनी समर की आवाज सुनकर झट से उसके पास जाकर उसे गले लगाकर कहती है, थैंक गॉड तुम आ गए। समर रागिनी से कहता है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अशोक समर और रागिनी को गले लगते देख बहुत गुस्सा हो जाता है। इतने में ही आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आता है। रागिनी डॉक्टर को देख अपने चेहरे पर परेशानी लाते हुए उससे पूछती है, डॉक्टर साहब मेरी माँ की हालत कैसी है? डॉक्टर अपना मास्क उतारकर रागिनी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, मैडम आपकी मदर की हालत अभी ठीक है, लेकिन अगर 1 घंटे में हमने ब्रेन सर्जरी स्टार्ट नहीं की तो मुझे डर है उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। आप जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिएगा ताकि हम उनकी ब्रेन सर्जरी स्टार्ट कर सके। डॉक्टर की बात सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने आंसू पोंछते हुए डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब मेरी माँ के इलाज के लिए जितना पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आप जल्द से जल्द उनकी सर्जरी स्टार्ट कीजिए। डॉक्टर रागिनी से कहता है, ठीक है, आप जल्द से जल्द 50 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। रागिनी डॉक्टर की बताई हुई फीस सुनकर परेशानी में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह 50 लाख रुपयों का इंतजाम 1 घंटे में कैसे करें। रागिनी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब मैं 1 घंटे में इतने सारे रुपए का इंतजाम कैसे करूंगी, क्या आप मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हैं? डॉक्टर रागिनी से कहता है, मिस यह मेरे हाथ में नहीं है, हॉस्पिटल की पॉलिसी है।
डॉक्टर ललित अशोक के चाचा थे। अशोक डॉक्टर ललित से कहता है, चाचा जी आप तो रागिनी को बचपन से जानते हैं। वह इतने सारे पैसों का इंतजाम इतने कम समय में कैसे करेंगी? क्या आप अपनी फीस कम कर सकते हैं? डॉक्टर ललित अशोक से कहता है, अगर यह चीज मेरे हाथ में होती तो मैं रागिनी से 1 रुपया भी नहीं लेता। मेरे ऊपर भी कुछ लोग बैठे हैं। ना मैं फीस कम कर सकता हूँ, ना ही वक्त घटा सकता हूँ। मैं रागिनी के परिवार को बचपन से जानता हूँ, इसीलिए अपने सारे काम छोड़कर इसकी मदद कर रहा हूँ। डॉक्टर ललित जोधपुर के बेस्ट डॉक्टर थे। उनके हाथों से आज तक कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ था। रागिनी के पास और कोई चारा नहीं बचा था, उसे किसी भी तरह 1 घंटे में 50 लाख रुपयों का इंतजाम करना था। डॉक्टर ललित अशोक से कहता है, तुम तो रागिनी के बचपन के दोस्त हो, तुम क्यों नहीं इसे पैसे उधार दे देते? अशोक रागिनी की ओर देख डॉक्टर ललित से कहता है, मैं तो कब से इसे यही बात बोल रहा हूँ, लेकिन यह है कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। रागिनी को पहले लगा था कि अशोक उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ललित और अशोक की बात सुनकर उसे महसूस हुआ कि शायद ललित उसकी सच में काफी फिक्र करता है। वह अशोक की तरफ देख उसे कहती है, मैं तैयार हूँ, मैं पैसे उधार लेने के लिए तैयार हूँ। वही दूसरी ओर खड़ा समर यह सब देख रहा। वह डॉक्टर ललित और अशोक की बातें सुनकर मन ही मन कहता है, वाह, रागिनी का फायदा उठाने के लिए इस चाचा भतीजे की जोड़ी ने स्क्रिप्ट तो काफी अच्छी लिखी है। इन्हें तो इस स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। अशोक रागिनी से कहता है, हाँ मैं तुम्हें अभी उधार देता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इतने पैसे अकाउंट से एक साथ निकलने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। रागिनी अपने चेहरे पर परेशानी लाते हुए अशोक से कहती है, 3 घंटे? हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है अशोक, अब हम क्या करेंगे? अशोक रागिनी से कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो, एक काम करो, याद है लाल चौक के पास जो तुम्हारा पुराना घर है, हम उसे गिरवी रख देते हैं, हमें अभी के अभी पैसे मिल जाएंगे। रागिनी अशोक से कहती है, लेकिन वो घर तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने मेरे नाम किया था, मेरे पास वही उनकी आखिरी निशानी है, उस घर से मेरी काफी यादें जुड़ी है। नहीं नहीं, मैं उस घर को गिरवी नहीं रख सकती। आखिर डॉक्टर ललित और अशोक रागिनी का फायदा उठाने के लिए कौन सा षड्यंत्र रच रहे थे? क्या डॉक्टर ललित रागिनी की मां को बचा पाएंगे? रागिनी 1 घंटे में कैसे 50 लाख रुपए का इंतजाम करेंगी? 90